हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी के लिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की हमने जो सीरीज शुरू करी है, आज हम उसमें पढ़ने जा रहे हैं गुप्ता एज के बारे में। यानी कि इंडस प्री हिस्ट्री से लेकर, एंशिएंट वाली सीरीज में है ना, प्री हिस्ट्री से लेकर हमने संगम एज तक कवर कर लिया है और आज हम गुप्त एज पढ़ेंगे। और गुप्ता पीरियड में भी हम आज पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। गुप्ता पीरियड की सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को देखने जा रहे हैं और उसके अलावा थोड़ा सा जो है हम कॉन्सेप्ट को बिल्ड तो करेंगे ही और प्रोसेस ऑफ चेंज को भी समझेंगे। ऑलराइट, लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, सो मेक श्योर दे वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस सेशन। राइट, कॉन्सेप्ट है चैनल का नाम। चैनल पर जाइए और मैंने जैसे कि आपको बताया कि एंशिएंट और मेडिवल दोनों सीरीज जो है वो शुरू हैं और बहुत जल्द ही मॉडर्न और कल्चर की सीरीज भी शुरू होने जा रही है। राइट, सभी सेशंस को थॉरली फॉलो कीजिएगा। उनमें जो सवाल मैंने पूछे उनके जवाब कमेंट में दीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें। आपको सेशन अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, जैसा भी फील करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इन सभी सेशंस के पीडीएफ मिल जाएं, तो टेलीग्राम चैनल है चौहान_सर_हिस्ट्री। इस टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएंगे सारी वीडियोस के। उसके अलावा जो स्पेशल क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करी है, जिसमें हमने 2020 से अभी तक 2003 तक के पेपर जो हैं वो देख लिए। ठीक है, आगे भी फर्दर हम पेपर्स को देखेंगे। राइट, उसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और अगर आप कोई किताब चाहते हैं, कोई बुक चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ आपको, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको उस किताब का पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मिल जाए। तो इस टेलीग्राम चैनल के आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदे होने जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप घर बैठे अपने कंफर्ट जोन से यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 4-in-1 ऑफर। अगर आप 28 अप्रैल से पहले पहले यूपीएससी सीएससी के प्रोग्राम को सब्सक्राइब करते हैं तो 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपकी जुलाई 2022 तक वैलिड रहने वाली है। राइट, अगर आप कोड यूज करेंगे चौहान_सर_हिस्ट्री तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लोन की जो है वो एक सुविधा भी लेकर आया है। राइट, लोन फॉर यूपीएससी जो है वो अनअकैडमी की तरफ से एक इनिशिएटिव है जिसमें 0 प्रोसेसिंग फीस, 0% इंटरेस्ट रेट, 2 घंटे के अंदर अप्रूवल, नो हिडन चार्जेस। राइट, इस लिंक पर जाइएगा, वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आगे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप 28 अप्रैल से पहले पहले सब्सक्राइब करते हैं तो 20 बुक्स का एक सेट आपको मिलता है। यूपीएससी सीएससी जीएस का मटेरियल है ये, प्रिंटेड मटेरियल, जो कि यूपीएससी सीएससी के लिए जो अनअकैडमी की बेस्ट टीम है उसने प्रिपेयर किया है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इंक्लूडेड है ही, हाईली स्ट्रक्चर्ड और इजीली जो है वो पढ़े जाने वाला ये कोर्स है। उसके अलावा 100% सिलेबस जो है वो इसमें कवर है और लेटेस्ट करंट अफेयर भी इंक्लूडेड रहेंगे। कोड यूज कीजिएगा चौहान_सर_हिस्ट्री। इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। उसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज फॉलो करना चाहते हैं तो राइज वर्ल्ड अफेयर्स एंड अनअकैडमी पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। कोड यूज करें अवेल करने के लिए चौहान_सर_हिस्ट्री। 1 ईयर के बैचेस, 2 ईयर के बैचेस, एनसीईआरटी बैचेस जो है वो शुरू हो चुके हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ पर आपको थॉरो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं, राइट, टॉप जो रैंकर्स रहेंगे उनके लिए 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन फ्री है। 500 रैंकर्स तक को जो है वो अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप है। अगर आप एनरोल करते हैं तो कोड यूज़ कीजिएगा चौहान_सर_हिस्ट्री। एक बहुत बेहतरीन मॉक की तरह सर्व कर सकता है आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सो जैसे कि आपने समझ लिया, गुप्ता एज पढ़ने जा रहे हैं। राइट, और अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरे सेशंस को तो आप जानते हैं एंशिएंट और मेडिवल के लिए हमारी एक अलग स्ट्रेटजी है पढ़ने की। एंशिएंट और मेडिवल को पढ़ रहे हैं हम प्रोसेस ऑफ चेंज के कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। यानी कि हम इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री के जो डिसिप्लिन हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, रिलीजियस हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री और सोशल हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के इन 6 एस्पेक्ट्स में हम चेंज आता हुआ देख रहे हैं। राइट, सो दैट मीन्स ये कि प्री हिस्ट्री से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग्वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, 16 महाजनपद, प्री मौर्य, मौर्य, पोस्ट मौर्य, एंड देन नाउ
एंड नाउ गुप्ता पीरियड, राइट। हमें देखना है कि इन 6 डिसिप्लिन या एस्पेक्ट्स में इतिहास के क्या क्या बदलाव आए ओवर ईच पीरियड, राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ऋग्वैदिक में क्या चेंज है इन 6 में। तो आई होप अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो ये प्रोसेस ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट आप थॉरली समझते होंगे। उसके अलावा ये सीरीज हमारी प्री के लिए है, तो प्री ओरिएंटेड हमें क्या रहना, किस तरह रहना है, हमें क्वेश्चंस के टाइप समझने हैं कि किस तरह के सवाल जो है वो किस टॉपिक से बन रहे हैं। सो टाइप ऑफ क्वेश्चंस में एंशिएंट मिडिवल में सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या क्या होता है हमारे, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। लिटरेरी में क्या क्या है हमारे पास एंशिएंट में, जैन लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर। उसके अलावा ट्रेवल लॉग्स, ठीक है, और ग्रीक मतलब ग्रीक स्कॉलर्स ने और पर्शियन स्कॉलर्स ने जो लिखा है। सिमिलरली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या है हमारे पास, आर्कियोलॉजिकल में जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो आर्किटेक्चरल हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, न्यूमिस्मेटिक्स हैं, ये सब हमारे सर्व करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की तरह। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है हमारे पास टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन, ठीक है। इन्हीं सभी लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमें टर्म्स जो मिली हैं उनका मतलब क्या है, और वो टर्म्स किसके रिलेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेशन में, इकोनॉमिक के रिलेशन में, रिलीजन के रिलेशन में, कम्युनिटी सॉरी नॉट कम्युनिटी लेकिन कल्चर के रिलेशन में, सोसाइटी के रिलेशन में। टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन। क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन, पॉलिटिकल हिस्ट्री से जुड़े हुए क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस। उसके अलावा साइट्स से जुड़े हुए सवाल, कौन सी इकोनॉमिक साइट, कौन सी पोर्ट सिटी, कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट, कौन सा टेम्पल, कौन सी विहार, ये सब कहाँ है। सो साइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज हमने शुरू करी है उसमें हम ये सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को थॉरली समझते हैं और हम देखते हैं कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए एंशिएंट और मिडिवल को या मॉडर्न को टैकल करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज आपको कहाँ मिलेगी, स्पेशल क्लासेस में। स्पेशल क्लासेस के लिए लिंक आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ से आपको थॉरली जो है वो नॉलेज मिलती रहे। किस चीज़ के लिए, स्पेशल क्लासेस कब शुरू हो रही है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में आपकी पकड़ बढ़ती रहे, ठीक है। तो आज हमें, अब ये बैकग्राउंड आपको प्रिपेयर हो गया, अब हमें गुप्ता एज पढ़नी है आज, ठीक है। तो जैसे कि मैंने क्या कहा, गुप्ता एज में क्या पढ़ेंगे हम, गुप्ता एज की सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री और गुप्ता एज की बेसिक जो है वो समझने की कोशिश करेंगे उनके इतिहास के बारे में, है ना। पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री में क्या, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझेंगे। अगला टॉपिक लेकर आऊंगा, उसमें उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव, रिलीजियस, इकोनॉमिक हिस्ट्री समझाऊंगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखिएगा कि गुप्ता एम्पायर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर्स दैट वाज एस्टेब्लिश्ड अराउंड द एंड ऑफ 3rd सेंचुरी सीई। तो सबसे पहले तो हमने इनका जनरल टाइम देखा क्या है, तो ये सीई में है, यानी कि जिसको हम एडी भी कहते हैं, और 3rd सेंचुरी के आसपास, यानी इससे पहले क्या क्या घटनाएं घट चुकी हैं, ठीक है। तो गुप्ता एज से पहले क्या क्या इंडिया में घट चुका है या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में घट चुका है। तो सेंट्रलाइजेशन, हमने अभी तक सेंट्रलाइजेशन देखा किस चीज का, बोथ एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल शक्ति और इकोनॉमी का सेंट्रलाइजेशन देखा हमने। किस फॉर्म में, ऋग्वैदिक से लेटर वैदिक, लेटर वैदिक से 16 महाजनपद, 16 महाजनपद से प्री मौर्य, और प्री मौर्य से मौर्य जो है वो क्या ट्रेंड रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, कि धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन हुआ है। कैसे, ऋग्वैदिक से, ऋग्वैदिक पीरियड के लोग नोमैडिक थे, है ना। लेटर वैदिक पीपल के लोग जो है वो विलेज सेटलमेंट बनाकर रहने लगे। उसके अलावा 16 महाजनपद तक आते आते जो है वो सिटीज डेवलप हो गई। प्री मौर्य तक आते आते उन सिटीज में से जो है वो बड़े, मतलब एक एम्पायर बनने की तरफ, जो एम्पायर बनने की डायरेक्शन में काम शुरू हो गया, राइट। सो प्री मौर्य इज समवट एक ट्रांजिशनल फेज है, ठीक है। सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन से एम्पायर बनने तक के बीच में जो ट्रांजिशन फेज है वो प्री मौर्य है, क्योंकि हर्यंक, शिशुनाग और जो ये क्या बोलते हैं इनके शुंग जो आए हैं, या बीच में जो शक्तियां आई हैं जो भी, ठीक है, या ट्रांजिशनल जो शक्तियां हैं, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन की तरफ होते हुए। तो ये पैटर्न हमने देखा था कि एडमिनिस्ट्रेशन भी सेंट्रलाइज हो रहा है, इकोनॉमी भी सेंट्रलाइज हो रही है, और पॉलिटिकल अथॉरिटी तो सेंट्रलाइज हो ही रही है, ठीक है। फिर मौर्य के बाद, मौर्यंस के जाने के बाद जो है फिर हमें डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। और मॉरेंस के बाद जो डिसेंट्रलाइजेशन हमने देखा पोस्ट मौर्यस में। पोस्ट मौर्यस में हमने क्या पढ़ा था, पोस्ट मौर्य में हमने देखा था कि मौर्यन एम्पायर 2 हिस्से में बट गया था। जो ईस्ट वाला हिस्सा है, मगध वाला हिस्सा है वहां पर इवेंचुअली धीरे धीरे ओवर द पीरियड जो है वो गुप्ता जो है वो
मतलब डायनेस्टी एस्टेब्लिश हो जाएगी। और जो वेस्ट वाला पार्ट है उसमें इन्वेडर्स आते गए, ठीक है, इंडो ग्रीक्स, फिर उसके बाद साक सिथियंस, उसके अलावा पार्थियंस एंड फाइनली जो है वो कुषाण आए। साउथ में हमने देखा कि सतवाहन डेवलप हुए, ठीक है, एक्सट्रीम साउथ में संगम एज चल रहा है, पांड्य चेर चोल। तो ये डेवलपमेंट्स अभी तक हमने देख ली हैं। तो एक बार इंडिया सेंट्रलाइज, पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट को सेंट्रलाइज किया गया और अब फिर से डिसेंट्रलाइज हो गया। लेकिन अब एक बार फिर से जो है वो सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे गुप्ता शक्ति जो है वो मगध से फिर से पावरफुल हुई। तो हमें ये समझना है कि मगध से ही दूसरी बार भी क्यों एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी डेवलप हुई, क्यों ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आए इन्वेडर्स एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी इंडिया पे नहीं बना सके, क्यों ये केवल जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, सेंट्रल और वेस्टर्न जो है मतलब गुजरात, मालवा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, केवल वहीं तक ही टिके क्यों रहे। ठीक है, तो आज इसी पूरी कहानी को हमें समझना है। तो आज के टॉपिक से आपको क्या क्या मिलेगा? आज के टॉपिक से आपको सबसे पहले गुप्ता पीरियड की तो पॉलिटिकल हिस्ट्री मिलेगी, गुप्ता पीरियड के सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मिलेगी, आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री मिलेगी। उसके अलावा आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा बहुत सारा, जो कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा मेंस लिखने में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या ये सेशंस मेंस के लिए फायदेमंद रहेंगे हमारे लिए, तो मेरा जवाब उन बच्चों के लिए यही रहता है कि बिल्कुल जी हाँ, मेंस में आपको जो भी आंसर राइटिंग करनी है उसके लिए कॉन्सेप्ट यहीं से ही डेवलप होंगे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाले हैं, बोथ GS1 एज वेल एज अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो ये सेशंस आपको बहुत फायदा करने वाले हैं। राइट, तो शुरू करते हैं आप गुप्ता एज के बारे में। बैकग्राउंड हमारे पास थॉरली तैयार हो गया, हमें पता चल गया कि किस बैकग्राउंड में हम गुप्ता एज को पढ़ने जा रहे हैं। राइट, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, पॉलिटिकल शक्ति का डिसेंट्रलाइजेशन हो चुका है, अब गुप्तों को फिर से सेंट्रलाइजेशन करना है मगध वाले रीजन से, तो दैट मीन्स हम उनका एक्सपेंशन देखेंगे। ठीक है, तो 3rd सेंचुरी CE में गुप्ता एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ। इट केप्ट नॉर्थ इंडिया पॉलिटिकली यूनाइटेड फॉर मोर देन अ सेंचुरी। नाउ नॉर्थ इंडिया की बात चल रही है, देखिए मॉर्यंस ने लगभग पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को कंट्रोल किया, लेकिन इंडियन सबकॉन्टिनेंट को हम किस तरह बांट सकते हैं? ठीक है, मैं एक रफ डायग्राम इंडियन सबकॉन्टिनेंट का अगर बनाऊं तो आप लोग जानते हैं ये हमारा हिमालय, हिंदू कुश, सुलेमान, ठीक है, और ये हमारा पेनिनसुलर रीजन। ठीक है, इस तरह। तो यहां पर बीच में विंध्या है, इधर डेक्कन और इधर साउथ इंडिया। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट को आप नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडियन 3 हिस्से में बांट सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया। राइट, और भारत के इतिहास को इन 3 हिस्से में बांटकर ही हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो विंध्या रेंज है, ठीक है, बुंदेलखंड की जो एक्सटेंशन है, ये सब नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिकल शक्तियों को डेक्कन में एंटर करने से रोकते हैं। साउथ इंडिया की जो भी पॉलिटिकल शक्ति है वो डेक्कन की शक्ति को साउथ इंडिया में एंटर करने से रोकती है। ठीक है, इसीलिए हमें जो भी इन्वेडर्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आते हुए नजर आए वो केवल गुजरात और बंगाल को पहले कंसोलिडेट करते हुए नजर आए और फिर उन्होंने एंटर किया साउथ में। और हमारा ये इतिहास गवाह है कि अशोक से लेकर चंद्रगुप्त सेकंड से लेकर मोहम्मद बिन अलाउद्दीन खिलजी से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक, उसके अलावा औरंगजेब और फिर ब्रिटिशर्स तक, ब्रिटिशर्स को हम हटा देते हैं, औरंगजेब तक। ठीक है, इन सभी शासकों को साउथ इंडिया पर कंट्रोल करने में बहुत बड़ी समस्याएं हुई हैं, और अगर उन्होंने किया भी है तो सेंट्रल इंडिया से किसी तरीके का मैट्रिमोनियल या स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाकर, जीत कर नहीं कर पाए हैं वो। ठीक है, तो दैट मीन्स मॉरियंस के जाने के बाद गुप्ता कहां पर कंसोलिडेट कर सके? ठीक है, मॉरियंस के जाने के बाद गुप्ता केवल नॉर्थ इंडिया यानी बंगाल, गुजरात, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इन 3 रीजन्स को वो कंसोलिडेटेड रख सके, ये अपने कंट्रोल में था। बाकी थोड़ा सा वेस्टर्न मतलब जो ईस्टर्न मतलब कोस्टल लाइन वाला रीजन है, ये उनका ट्रिब्यूटरी बनकर रहा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में और थोड़ा सा ईस्ट में भी ट्रिब्यूटरी रीजन रहा। अदरवाइज उनकी स्ट्रांग होल्ड क्या रही गुप्तों की? नॉर्थ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया या जो मेनलैंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यानी जो पेनिनसुलर पार्ट से ऊपर है, विंध्या रेंज से ऊपर वाला रीजन जो है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर इस जो डेक्कन वाला रीजन है, ठीक है, यहां पर जो भी शक्ति आती है वो बहुत कठोर लोग होते हैं, क्योंकि इनकी टेरेन जो है वो बहुत कठोर है, और यहां पर जो भी शक्ति डेवलप हो रही है
वो अपने लोकल टेरेन को यूज करना बेहतरीन तरीके से जानती है, और जो भी नॉर्थ इंडिया से आता है वो बड़ी सेनाएं, क्योंकि वो प्लेन में लड़ने का आदी होता है, वो बड़ी सेनाएं लेकर आता है और गहरी गॉर्जेस में, गहरी खाइयों में या संकरी खाड़ियों में, ठीक है, नॉट खाड़ियाँ लेकिन संकरी वैलीज में जो है वो, मतलब नैरो वैलीज में बड़ी सेना का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो गुरिल्ला वॉरफेयर जो करना जानता है वो जीत जाता है। तो सतवाहनों से लेकर, वक्टकों से लेकर, चालुक्यों से लेकर, राष्ट्रकूटों से लेकर, ठीक है, फिर उसके बाद फिर से चालुक्य आएंगे, फिर क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत थोड़ा सा कंट्रोल करने में कामयाब रहेगी, लेकिन फिर बहमनी, विजयनगर और फिर मराठों तक जो भी शक्तियां यहां डेवलप हुई, ठीक है, डेक्कन वाले रीजन में, सेंट्रल इंडिया में, उन्होंने बहुत बड़ी समस्या पैदा करी नॉर्थ इंडिया की शक्तियों को साउथ इंडिया आने के लिए। अब यहां पर पॉइंट ये बनता है कि डेक्कन की शक्तियां नॉर्थ इंडिया क्यों नहीं जाना चाहती, और साउथ इंडिया की शक्ति, साउथ इंडिया के जो जितने भी मतलब पावरफुल एम्पायर्स रहे हैं, उन्होंने नॉर्थ इंडिया की तरफ जो है वो क्यों नहीं कूच किया। तो सिंपल सा जवाब है, उनको जरूरत नहीं है ना। उनकी प्रॉस्पेरिटी उनको ये ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट का ट्रेड दिला दे रहा है, यहां से ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड, इधर से वेस्ट एशिया और अरब के साथ ट्रेड। सेम गोज फॉर एनी ऑफ द सेंट्रल इंडियन एम्पायर, राइट, दे ऑल्सो हैव दिस वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट। और जो नॉर्दर्न इंडिया की शक्तियां हैं, उनको ये वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट पाने के लिए गुजरात और बंगाल को कैप्चर करना पड़ता है, राइट। और एक बार वो कर लेते हैं तो और लालच में आ जाते हैं, उनके साथ ग्लोरी जुड़ जाती है कि हमें पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट चाहिए। तो अब वो नीचे पुश करने की कोशिश करते हैं, और फिर डेक्कन के लोग जाने नहीं देते उन्हें, तो साउथ तक वो पहुंच ही नहीं पाते, केवल लूट मार कर सके वो, है ना। हमने अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में देखा, अलाउद्दीन खिलजी के समय केवल जो है वो दक्षिण मदुराई तक लूट मार हुई, मोहम्मद बिन तुगलक के समय कुछ समय तक जो है वो, कुछ समय तक दौलताबाद के बाद वरंगल और द्वार समुद्र कंट्रोल में रहा, और वो भी फिर कंट्रोल से छूट गया, ठीक है। और अशोक के बारे में मैंने आपको बताया था, इसने भी मैट्रिमोनियल अलायंस किया था। आज हम चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में देखेंगे, वो भी सतवाहनों के साथ, वक्टकों के साथ, सतवाहनों के रेमिनेंट्स वक्टकों के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस ही बनाएगा, तभी सेंट्रल जो इंडिया का रीजन है, यानी दक्कन वाला जो रीजन है, उस पर उसका कंट्रोल आएगा, ठीक है। सो ये बैकग्राउंड आपको समझना है, ये कॉन्सेप्ट आपके पास प्रिपेयर होना चाहिए। आई होप जो मैं समझाना चाह रहा था वो पहुंचा आप तक पॉइंट, नहीं पहुंचा तो धीरे धीरे आज के टॉपिक में सारी जो है वो दुविधाएं आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। खैर, शुरू करते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या था, इट केप्ट नॉर्थ इंडिया पॉलिटिकली यूनाइटेड मोर देन अ सेंचुरी। द ओरिजिनल किंगडम ऑफ गुप्ताज कंप्राइज्ड मेनली उत्तर प्रदेश एंड बिहार एट द एंड ऑफ 3rd century CE, फ्रॉम वेयर दे ग्रेजुअली स्प्रेड टू नेबरिंग रीजन। अब देखिए, सतवाहन आंध्र के रीजन से निकले, चोल कावेरी से निकले, ठीक है, मुगल्स जो हैं वो क्या बोलते हैं, काबुल से एंटर किया, तो सभी का कोई ना कोई जो है वो स्ट्रांग होल्ड होता है। मगध की जितनी भी डायनेस्टीज रही हैं वो पाटलिपुत्र से डेवलप हुई हैं। सेम गोज फॉर गुप्ता, गुप्ता भी आप कह सकते हैं कि क्या है, एक मगध डायनेस्टी ही है, राइट। तो ये हिमालय, ये सुलेमान, ये हमारा इंडियन पेनिनजुला, सो मगध वाले रीजन से, यानी मगध से उत्तर प्रदेश और बिहार वाला रीजन जो है वो उनका स्ट्रांग होल्ड है। यहाँ से वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, गुजरात, बंगाल और साउथ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और यही पॉलिटिकल हिस्ट्री हमें उनकी देखनी है कि किस शासक ने गुजरात को कंट्रोल किया, किस शासक ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को कंट्रोल किया, किस शासक ने बंगाल को कंट्रोल किया, किस शासक ने साउथ इंडिया तक कंट्रोल किया। तो इतना रीजन तो उनके कंट्रोल में रहा, ठीक है, इतना रीजन। बाकी यहाँ पर जो सतवाहन थे, नॉट सतवाहन लेकिन जो सेंट्रल, इस तरह कह लेते हैं, सेंट्रल इंडिया के जो ट्राइब्स कह लीजिए, नागा ट्राइब्स हो गई, या सेंट्रल इंडिया के जो भी यहाँ पर शक्ति है, उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस करना पड़ा इन्हें, ठीक है। लेकिन देवर बेस्ड फ्रॉम उत्तर प्रदेश और बिहार, यहीं से ही जो है वो मगध की शुरुआत होती है, ठीक है। और मगध ही क्यों डेवलप कर जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार का जो रीजन है ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, तो ये हाई प्रोडक्शन देता है, तो आर्मी रखी जा सकती है। प्लस सदर्न बिहार वाले रीजन में, छोटा नागपुर में हमारे पास आयरन ओर है, तो हथियार भी मिल जाते हैं। तो इसीलिए मगध, ये मैंने आपको बताया है कि मगध ही क्यों सक्सेसफुल हो सका, तो उसके पास इकोनॉमिक जो है वो सपोर्ट था, उसके पास बंगाल का ट्रेड था, राइट। बगल में ही है बिल्कुल बंगाल, तो सबसे पहले कैप्चर करते हैं, तो बगल में बंगाल का ट्रेड है, ठीक है। छोटा नागपुर वाले रीजन से लोहा मिल जाता है, और खुद के पास प्रोडक्शन बहुत सारी है। इन सब की वजह से जो है वो एक्सपेंशन करना आसान हो जाता है। रेगुलर आर्मी को रिक्रूट करना, एक बड़ी रेगुलर आर्मी को रिक्रूटेड रखना, मेंटेन रखना आसान हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमें मगध से ही
फिर से एक बार फिर से हमें सेंट्रलाइजेशन होती हुई नजर आई, एक बड़ा एम्पायर डेवलप होता हुआ नजर आया। जबकि नॉर्थ देखिए सिमिलर, बिल्कुल सेम फेज में, बिल्कुल सेम पीरियड में नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से इंडो ग्रीक्स वगैरह आए थे, लेकिन वो केवल इतने रीजन पर कंट्रोल कर सके। ठीक है, गुजरात, मालवा, दिल्ली, दुआब और पंजाब वाला रीजन, सिंध, मुल्तान, इस रीजन को ही कंट्रोल कर सके। ठीक है, उन्होंने दे वर नॉट एबल टू सक्सेसफुली पुश टुवर्ड्स द गंगा बेसिन और अनुगंगा वाले रीजन पर। वो गए, वहां तक पहुंचे भी, उन्होंने पाटलिपुत्र तक लूट भी मचाई, लेकिन कंसोलिडेट करके नहीं रख सके। ठीक है, खैर आई होप ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। देखिए बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं आपको फैक्चुअल नॉलेज दे देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको द कॉन्सेप्ट पे ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपका मेन एम है मेंस लिखना, अगर आप एक्चुअली में कमीशन का पेपर निकालना चाहते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे मेरे साथ। और अगर आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों से कोई सेंस बन रही है, तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियोस को। ठीक है, अगला देखते हैं। तो देखिएगा, गंगा वैली से डेवलप होते हैं, बंगाल और गुजरात को कैप्चर करेंगे। ठीक है, यहां देखिए इंपॉर्टेंट एंशियंट टाउन्स आपको नजर आएंगे, इंद्रप्रस्थ, उज्जैनी, वल्लभी, अयोध्या, कपिलवस्तु। ठीक है, और उसके अलावा टेम्पल्स, बुद्ध विहार, स्तूप वगैरह, ये सब केव टेम्पल्स, ये सब। तो ये मैप आपको कहां से मिलेंगे? चौहान_सर_हिस्ट्री टेलीग्राम चैनल पर ये मैप मिल जाएंगे, जहां से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। टेकिंग सर्टेन मटीरियल एडवांटेजेस लाइक फर्टाइल लैंड ऑफ मध्य देशा covering Uttar Pradesh and Bihar, iron ore from central India and earlier South Bihar. They set up their rule initially over Anuganga या Middle Gangetic Plain, Prayag, modern Allahabad, Saket, Ayodhya and Magad, and in course of time the kingdom became an all India empire. So ये मैंने आपको बताया ही। ठीक है, उत्तर प्रदेश, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, बिहार वाले रीजन से हाईली प्रोडक्टिव लैंड, सदर्न बिहार और मध्य प्रदेश वाले रीजन से ओर मिल रहे हैं आयरन के। तो यहां से बन गया हथियार, इधर से आ गया पैसा सेना को रिक्रूट करने का, हथियार भी बनाए, स्टैंडिंग आर्मी रखी, और अब खेल किया उन्होंने एक्सपेंशन का। तो यूपी बिहार से शुरू किया, बंगाल को कंट्रोल किया, ठीक है, गुजरात को कंट्रोल किया, मध्य प्रदेश को कंट्रोल किया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को कंट्रोल किया। ठीक है, तो ये इनकी मटेरियल एडवांटेजेस थी, तो जो मैंने आपको बताई ही। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फैक्चुअल बात करते हैं। द कैपिटल ऑफ द गुप्ताज वाज पाटलिपुत्रा। सो मैंने बोला ना मगध बेस्ड है, तो मगध की कैपिटल क्या है? पाटलिपुत्रा है। बट दे हैड अनदर कैपिटल, या फंक्शनिंग कैपिटल ही थी, या एक इस तरह कहा जाए कि सेकेंड कैपिटल या मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी अदर देन पाटलिपुत्र वाज उज्जैनी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैनी हिस्टोरियंस द गुप्ता डायनेस्टी वाज अ वैश्य डायनेस्टी। बहुत इंपॉर्टेंट कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से क्या थे, तो ये वैश्य थे ना। सेम गोज फॉर मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में मैंने आपको कहा ना कि जो पुराण है या जो ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट है, वो मौर्यस को क्या बताते हैं? शूद्र। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो मौर्यस को क्या बताते हैं? क्षत्रिय। और जो हमें रुद्र दमन का जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन मिला है, वो मौर्यंस को बताता है वैश्य। सिमिलरली गुप्ता के बारे में जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, वहां से हमें पता चलता है कि देवर फ्रॉम वैश्य, वैश्य वर्ण ऑफ, मतलब वर्ण व्यवस्था, राइट, वर्ण सिस्टम। द गुप्ता किंग्स अडॉप्टेड पॉम्पस टाइटल्स। अब टाइटल्स क्या क्या लिए उन्होंने, देखिएगा, ये बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इंट्रोडक्शन है, आगे डिटेल में जाएंगे इसमें हम। ठीक है, परम भट्टर का, उसके अलावा महाराजा धीराज। अब देखिए, एक होता है राजा, उसके बाद होता है महाराजा, फिर होता है महाराजा धीराज, सम्राट। ठीक है, उसके ऊपर जो है फिर क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती सम्राट, ये सब होते हैं। ठीक है, महाराजा परमेश्वरा, सम्राट एंड चक्रवर्तीन, which signify that they ruled over many lesser kings। तो ये सब टाइटल लेने का मतलब क्या है, उन्होंने काफी रीजन पर जो है वो कंट्रोल किया। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री में किस किस को हराया, क्या क्या टाइटल लिया, तो किस गुप्त शासक के साथ क्या टाइटल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री के आज हमारे पास पॉइंट्स इकट्ठा होने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जुड़े रहिए सेशन के साथ। ठीक है, बोर मत होइए। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं तो समय तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ही। ठीक है, और कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेगा। मैं आपको स्नैप नॉलेज, ये सारी जो स्नैप नॉलेज वाली जो पद्धति इकट्ठा हुई है ना, इसके दम पर आप नहीं बन पाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर, मान लीजिए बात। आज मानोगे,
आज से 2 साल बाद पता चलेगी, हो सकता है 4 साल बाद पता चले, ठीक है। तो समय इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा ही। नेक्स्ट देखिएगा, इंडिया मेड अ ह्यूज प्रोग्रेस इन साइंस, आर्ट्स एंड लिटरेचर ड्यूरिंग दिस पीरियड। नाउ thus the period is also sometimes regarded as classical age और golden age of India। अब देखिए, हिस्ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है हिस्टोरियंस द्वारा, और हिस्टोरियंस को पेट्रोनाइज करती हैं रूलिंग गवर्नमेंट्स। सो ब्रिटेन की मतलब जो ब्रिटिश जब भारत में हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो उन्होंने हिस्ट्री को 3 हिस्से में बांट दिया, हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। क्रिश्चियन हिस्ट्री नहीं कहा उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री कहा, ठीक है, तीसरे पार्ट को। और उन्होंने हिंदू हिस्ट्री में बताया कि हाउ हिंदूज वर सो बैकवर्ड। उन्होंने मुस्लिम हिस्ट्री में बताया कि हाउ मुस्लिम्स प्रोसिक्यूटेड हिंदूज। उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री में बताया कि किस तरह अंग्रेजों ने जो है वो भारतीयों को उनकी पिछड़ेपन से सिविलाइजेशन की तरफ लेकर आए, ठीक है, ये उन्होंने बताया। इससे हुआ क्या, भारतीयों में एक डीप सेंस ऑफ मतलब एक उनका सेल्फ स्टीम जो है वो गिरता गया, भारत के इतिहास पर उनको मतलब गर्व नहीं रहा किसी भी तरीके का, ठीक है। ऐसे में आते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस। नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस क्या कहते हैं कि नहीं, हमें जो है वो भारतीयों में अपने इतिहास के प्रति एक गौरव, एक प्राइड की भावना भरनी है। तो जो नेशनल हिस्टोरियंस रहे कॉलोनियल पीरियड में, उन्होंने ढूंढ ढूंढ के जो है वो मुद्दे निकाले जिसको गोल्डन एज या मतलब ग्लोरीफाई किया जा सके इंडिया के इतिहास के समय को, राइट। तो गुप्ता एज को नेशनल हिस्टोरियंस ने क्या कर दिया है, ग्लोरीफाई। किस सेंस में कि गुप्ता एज में संस्कृत लिटरेचर डेवलप हुआ था। तो एक तो इस सेंस में कि संस्कृत लिटरेचर और उसमें कही गई बातों को वैलिड रखा जाए। तो यहां पर मैंने आपको बोला ना कि जो वैदिक ब्राह्मणिज्म है उसका रिवाइवल भी गुप्ता पीरियड में देखने को मिलता है। तो वैदिक ब्राह्मणिज्म ने पहले जो उल्टे सीधे काम किए हैं, जैनिज्म बुद्धिज्म ने जो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट किया है, राइट, कि सेक्रीफाइसेस करवाते थे, इकोनॉमी डूबी रहती थी उससे, उसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया संस्कृत लिटरेचर में, ठीक है। कि जो उसके बाद मतलब गुप्ता पीरियड या गुप्ता पीरियड से पहले जो धीरे धीरे संस्कृत लिटरेचर डेवलप हो रहा था, उसमें बिल्कुल ही ड्रामेटिक चेंज कर दिया, बिल्कुल जज्बात बदल दिए, ठीक है, सब कुछ बदल दिया। कैसे, क्यों? वैदिक ब्राह्मणिज्म की पॉपुलैरिटी घटती गई जैसे जैसे जैनिज्म बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि वैदिक ब्राह्मणिज्म में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस थे, इससे इकोनॉमी डूबती जा रही थी और रॉयल क्लास को ऐसा धर्म चाहिए था जिससे इकोनॉमी सुदृढ़ हो। तो मगध में जो डेवलप हुई हैं रॉयल फैमिलीज, उन्होंने जैनिज्म बुद्धिज्म आजीविकों को ज़्यादा पेट्रोनाइज किया। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वैदिक ब्राह्मणिज्म को प्रोसिक्यूट किया, लेकिन दे मेड जैनिज्म बुद्धिज्म देयर रॉयल रिलीजन्स, राइट। सो जब गुप्ता एज में एंटर किया तो इन वैदिक ब्राह्मणों ने अपने धर्म को रिवाइव किया और इसमें से नया न्यू ब्राह्मणिकल कल्चर या आप कह सकते हैं कि सनातन धर्म निकला, जिसमें बिल्कुल उन्होंने सब कुछ ही बदल दिया। जैसे पहले सेक्रीफाइसेस हुआ करते थे इतने सारे, वो सब सेक्रीफाइसेस वगैरह बंद हो गए, एक अश्वमेध यज्ञ रह गया, लेकिन बाकी जो इतने बड़े लेवल पर स्लॉटरिंग चलती थी एनिमल्स की, वो सब बंद कर दी, ठीक है। तो इस पीरियड को बहुत ग्लोरीफाई करके दिखाया कि देखिए ये है गोल्डन एज, कि जब ब्राह्मणिकल कल्चर जो है वो अपने चरम पर पहुंचा, ठीक है। सिमिलरली फ्यूडलिज्म अपने चरम पर था, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉलिटिकल सेंटर बन रहे थे, छोटे छोटे पॉलिटिकल सेंटर बन रहे थे, तो आर्टिस्ट को पेट्रोनाइज करने के लिए छोटे छोटे बहुत सारे जो है वो लैंडेड एरिस्टोक्रेट डेवलप हुए। तो उन लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स ने बहुत सारे टाइप के आर्टिस्ट को पेट्रोनाइज किया, तो आर्ट एंड कल्चर जो है वो बड़े लेवल पर फ्लरिश हुआ। तो यहां पर हमें संस्कृत लिटरेचर डेवलप होता हुआ नजर आता है, आर्ट्स डेवलप होती हुई नजर आती हैं, और पेट्रोनाइज केवल आर्टिस्ट को नहीं किया, साइंटिस्ट टेम्पर रखने वाले लोगों को भी पेट्रोनाइज किया। तो हमें साइंसेस भी डेवलप होती हुई नजर आती हैं इस पीरियड में, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अब इन तीनों चीजों के डेवलपमेंट को गोल्डन एज कहा है इतिहासकारों ने, ताकि भारतीयों में एक सेंस बने प्राइड की। लेकिन इन दिस सेम पीरियड क्रिटिसिज्म करने जब हम आएंगे तो इन दिस सेम पीरियड फ्यूडलिज्म बढ़ा, इन दिस सेम पीरियड स्लेवरी बढ़ी, इकोनॉमी सेंटर की इकोनॉमी डूबी, डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ा, जिसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का वो बट गया, और वो जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ उसका नतीजा आज तक जो है वो इंडिया फंसा हुआ है इस मतलब फ्यूडल सिस्टम, नॉट फ्यूडल सिस्टम, लेकिन जो बट गया इंडिया, सेंट्रलाइज्ड नहीं है, राइट। तो फ्यूडल सिस्टम जो गुप्ता पीरियड से या लेटर मौर्य पीरियड से जो फ्यूडल सिस्टम शुरू होता है, उस फ्यूडल सिस्टम की वजह से पीक जो है वो हमें देखने को मिलती है कहाँ पर,
जब एंटर हो जाते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से तुर्की इंडिया में फिर से, ठीक है, या उससे पहले हुन अटैक करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से ही। डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से कोई स्ट्रांग अथॉरिटी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में नहीं रह पाती थी, इसलिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से कोई ना कोई इन्वेड कर देता था। अशोक या मौर्यंस के डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से ही तो इंडो ग्रीक्स की इतनी हिम्मत हुई कि अंदर आ जाए। सेम गोज फॉर गुर्जर प्रतिहारों के कमजोर होने की वजह से ही तुर्कियों की इतनी हिम्मत हुई कि वो अंदर आ जाए, ठीक है, अदरवाइज अरबी तो बैठे हुए थे, अरबियों को अंदर आने ही नहीं दिया गया था। सेम गोज फॉर गुप्तों के कमजोर होने की वजह से ही हुणों की इतनी हिम्मत हुई कि वो अंदर आ गए, ठीक है। तो ये जो फ्यूडलिज्म है, डिसेंट्रलाइजेशन है, इसकी वजह से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से इन्वेजन इंडिया में होता गया और उससे क्या हुआ, ठीक है, मतलब भारत की सोसाइटी में कई तरह की समस्याएं पैदा हुई, ठीक है, जिसकी वजह जो आज कल्मिनेट हो चुकी हैं, इकट्ठा हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि अब तो ऐसा माइग्रेशन नहीं होता ना, अब तो बंद हो गया है वो सब। तो जो आ गए हैं वो आ गए हैं, वो लॉक हो गए हैं, अब जो है वो मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल उठापटक होती है, खैर वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन आप ये समझे ना, गोल्डन एज का मतलब क्या है। फ्यूडल सिस्टम आने की वजह से छोटे छोटे लैंडेड एरिस्टोक्रेट डेवलप हुए, उन लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स ने आर्टिस्ट को पेट्रोनाइज करना शुरू किया और हमें छोटे छोटे लेवल पर, मतलब पहले जो है वो मौर्य काल में दो तरह की आर्ट हुआ करती थी, या तो मौर्यन सेंटर जो करवा रहा है, या तो कुछ छोटे मोटे जो आर्टिस्ट करते थे। लेकिन मौर्य के बाद, जस्ट मौर्य के बाद हमें गांधार सेंटर, मथुरा सेंटर कला का, उसके अलावा अमरावती सेंटर देखने को मिल रहा है। गुप्ता पीरियड में हमें और बहुत सारे कला के सेंटर देखने को मिलेंगे। तो ये फ्यूडलिज्म की वजह से हुआ। सो इसको गोल्डन कहा गया है इतिहासकारों द्वारा कि देखिए कला तो डेवलप हुई, वो गोल्डन है, लेकिन फ्यूडलिज्म बढ़ने की वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन चरमराया वो डार्क एज है, जो गरीबी बढ़ी वो डार्क एज है, ठीक है। तो खैर उस डार्क एज के बारे में बताएंगे हम, ठीक है, वो हमें ऑप्शनल और GS1 में भी पॉइंट बन जाता है, ये गोल्डन एज और डार्क एज का क्या सीन है। लेकिन हमें ध्यान रखना है गुप्ता एज को गोल्डन एज कहा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। गुप्ता एज के हमारे पास सोर्सेज क्या क्या हैं, ठीक है। पहला पॉइंट देखिएगा, पुराण है और धर्मशास्त्र है। पुराणों पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता, बहुत सारे ओवर एग्जेजरेशन है पुराणों में, ठीक है। थ्रो लाइट ऑन किंगडम ऑफ गुप्ता किंग्स। अब यहां पर हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री देखने जा रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहला है कमंडका नीतिसार। कमंडक एक व्यक्ति थे जिन्होंने नीतिसार लिखी। ये बेसिकली कौन थे, ये चाणक्य के चेले थे। और ये कमंडक नीतिसार बेसिकली क्या है, अगेन एक एडमिनिस्ट्रेशन पर लिखी हुई किताब है, अर्थशास्त्र की तरह। बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन बन गया, देखिए, ठीक है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री का सवाल है। नाउ रिटन बाय शिखरा, अनदर नेम फॉर कमंडका, हु वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। हु वाज द कोटिशन, कोर्ट में थे किसके, चंद्रगुप्त सेकंड के, और कोर्ट में क्या थे, प्राइम मिनिस्टर। ड्यूरिंग हिज पीरियड गिव्स एन इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ गुप्ता किंग्स। सो कमंडका नीतिसार serves as a source of history for Chandragupta II and also for Gupta administration. तो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री आ गया हमारे पास, बहुत ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सम ऑफ द लिटरेरी वर्क्स लाइक देवी चंद्रगुप्तम एंड द मुद्रा राक्षस रिटन बाय विशाखा दत्त थ्रो लाइट ऑन द राइज ऑफ गुप्तास। देवी चंद्रगुप्त में रामागुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवा देवी, इनकी बीवी की कहानी है, आगे मैं आपको सुनाऊंगा क्या है, राइट। मुद्रा राक्षस में किस तरह जो है वो चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त जो है वो नंदों को हटाकर मौर्य शासन को स्थापित करते हैं, मुद्रा राक्षस में ये कहानी है। तो विशाखा दत्त बेसिकली दोनों के बारे में मतलब गुप्त के, चंद्रगुप्त किस तरह शक्ति में आए और चंद्रगुप्त मौर्य किस तरह शक्ति में आए, ये दो कहानियां जो हैं वो हमें बताते हैं विशाखा दत्त। देवी चंद्रगुप्तम जो इटसेल्फ प्ले है वो बचा नहीं है अब, लेकिन देवी चंद्रगुप्तम प्ले के जिक्र हमें बाद में अन्य कई लिटरेरी सोर्सेज में मिलते हैं, तो वहां से हमने इस प्ले को रिकंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। नाउ देवी चंद्रगुप्तम पर बेस्ड जो है वो पर्शियन में एक प्ले और लिखा गया है, या एक मतलब एक लिटरेरी वर्क और है, उसका नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। द चाइनीज ट्रेवलर, नेक्स्ट आएगा आपके पास ट्रेवलॉग्स, जो ट्रेवलर आए हैं वो क्या बताएंगे। तो फाहयान जो है वो चाइनीज ट्रेवलर गुप्त पीरियड में भारत आएगा, राइट। यही वो फाहयान है जो कनिष्क की चौथी काउंसिल भी अटेंड करेगा, और चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड में भी भारत में यही होगा। कुछ समय जो है वो पाटलिपुत्र में भी गुजारेगा ये, ठीक है। तो यहां से हमें पता चलता है कि कनिष्क एंड चंद्रगुप्त सेकंड वर कंटेम्पररी, ठीक है। Who visited India during the reign of Chandragupta II has left valuable accounts of the social, economic and religious conditions of Gupta Empire.
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सो सोर्स ऑफ हिस्ट्री में हमारा नेक्स्ट क्या होगा, चाइनीज ट्रेवलर। उसके अलावा he also mentioned about free hospitals and other charitable institutions maintained by Guptas that shows कि Guptas were prosper, right? उसके अलावा आई सिंह एक और ट्रेवलर हैं, लेकिन वो गुप्त पीरियड में नहीं आए हैं, ठीक है। ही केम आफ्टर गुप्ता एज, बट ही टेल्स अस अबाउट इन हिज डॉक्यूमेंट्स वी केम टू नो अबाउट गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन इन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ गुप्ता एज, राइट। Was another Chinese traveler who came after Gupta age and gave accounts about the Maharaja Sri Gupta, who created a shrine for the use of Chinese pilgrims near Mriga known as Temple of China. बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, टेम्पल ऑफ चाइना मृगा शिखवा में महाराजा श्रीगुप्त ने बनाया। किसने बताया हमें, आई सिंह ने बताया। आई सिंह कब आया, गुप्ता एज के बाद आया, ठीक है। श्रीगुप्त कौन है, गुप्त एम्पायर के फाउंडर, ठीक है। श्रीगुप्त इज रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। सो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन आ गए, श्रीगुप्त, जिसके बारे में हमें कहां से पता चल रहा है, आई सिंह के अकाउंट से। अपार्ट फ्रॉम दीज लिटरेरी सोर्सेस, अच्छा ये तो आ गए लिटरेरी सोर्सेस। इसके अलावा और भी पढ़ेंगे हम लिटरेरी सोर्सेस, और कई सारे बीच में मेंशन करूंगा मैं, ये तो केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है। लिटरेरी सोर्सेज के अलावा और क्या होंगे हमारे पास, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या होंगे, जो आर्किटेक्चरल रिमेन्स बचे हैं, ठीक है, जो मूर्तियां बची हैं, जो केव इंस्क्रिप्शंस बचे हैं, जो केव पेंटिंग्स बची हैं। उसके अलावा जो न्यूमिस्मेटिक्स, जो कॉइन्स बचा है, जो अन्य इंस्क्रिप्शंस बचे हैं, पिलर इंस्क्रिप्शंस जो बचे हैं, दीज ऑल सर्व एज आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। सो हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को जोड़कर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज लिटरेरी सोर्सेज, वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस गिव एन अकाउंट अबाउट द गुप्ता किंगडम। सबसे पहले मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन स्पेशली रेफर्स टू द अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में कौन बता रहा है, मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन। ये देखिए, तो आपने, अगर आप गए हैं कुतुब मीनार या मेहरौली या पुरानी दिल्ली वाले रीजन में गए हैं आप, तो आपने ये पिलर डेफिनेटली देखा होगा, ठीक है। और यही इस पिलर की एक बहुत पुरानी इमेज है, देखिएगा, राइट। द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑल्सो नोन एज प्रयाग प्रशस्ति गिव्स अस डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडियन नेपोलियन समुद्रगुप्ता। अगला है, नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, हरिसेन ने लिखा। अब ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो, इसमें हमें अशोक के भी मिलते हैं, इसमें हमें समुद्रगुप्त के भी मिलते हैं, और बाद में जहांगीर के इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं इसमें, सेम पिलर पर, ठीक है। नेपोलियन ऑफ इंडिया का है समुद्रगुप्त को, राइट। द इंस्क्रिप्शन इज एंग्रेव्ड ऑन अशोकन पिलर। सो इनिशियली इट वाज अशोकन पिलर, उस पर समुद्रगुप्त ने इंग्रेव करवाया और फिर जहांगीर ने, ठीक है। इट इज रिटन इन क्लासिकल संस्कृत यूजिंग नागरी स्क्रिप्ट। नागरी स्क्रिप्ट इज अ प्रोटोफॉर्म फॉर देवनागरी, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, सो दिस इज दैट प्रयाग प्रशस्ति, दिस इज दैट इलाहाबाद पिलर। इलाहाबाद पिलर में आप देख रहे हैं यहाँ पर अशोका के 1 से 3 तक, अशोका के 4 से 6 तक, अशोका की क्वीन ने भी लिखवाया है, ठीक है। अशोका के संघ के एडिक्ट भी हैं, उसके अलावा समुद्रगुप्त ने भी लिखवाया है, प्लस ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर जहांगीर ने भी लिखवाया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। सो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री चल रही है यहाँ पर। Though this inscription we come to know, through this inscription we come to know about his accession, his military campaigns in North India and Deccan, his relationship with other contemporary rulers and his accomplishment as a poet and scholar। तो समुद्रगुप्त के बारे में क्या पता चलता है हमें, कि कहाँ कहाँ उसने कॉन्कर किया, किस किस राजा को हराया, आस पड़ोस में और शासन किसका था, और किस तरह वो एक कविराज है, वो एक बहुत प्रोफिशिएंट पोएट है, बहुत आसानी से पोएम्स लिख देता है, वर्सेस लिख देता है, ठीक है। ये हमें कहाँ से पता चलता है, प्रयाग प्रशस्ति से। अगेन दीज आर क्वेश्चन ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, राइट। द नेक्स्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है द भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू स्कंदगुप्त। tells us about the fight with the Pushyamitras and probably also with the Hunas during the reign of his father कुमारगुप्त। सो कुमारगुप्त और फिर उसके बाद स्कंदगुप्त किस तरह हुणों से निपटे, ये हमें कहां से पता चलता है, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन। सो स्कंदगुप्त से जुड़ा हुआ सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन। समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो दैट इज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। एंड चंद्रगुप्त के साथ जुड़ा हुआ क्या है हमारा, मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री के क्वेश्चंस बनते हैं। आगे देखिए, सो दिस इज दैट भीतरी पिलर।
जिसपे हमें यहाँ पर जो है वैसे लिखा हुआ मिलता है किसके बारे में, स्कंदगुप्त के बारे में। वी हैव ऑल्सो अ नंबर ऑफ कॉपर। नेक्स्ट है हमारे पास ताम्रपत्र हैं, ठीक है। ताम्र इज अ वर्ड फॉर तांबा, ठीक है। सो ताम्रपत्र यानी कि कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं, जिसमें डोनेशन, डोनर, डोनीज और डोनेशन के बारे में लिखा गया है, जिसमें लैंड के डोनेशंस, दासियों के डोनेशंस, दासों के डोनेशंस, हाथियों के डोनेशंस, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है हमें, ठीक है। तो किसने डोनेट किया, किसे डोनेट किया और क्या डोनेशन था, ये हमें ताम्रपत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके अलावा देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है कि प्रोविंशियल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, सेंट्रल लेवल कैसा था, तो हमें सील्स से, एडमिनिस्ट्रेटिव सील्स से, मुहरों से पता चलता है, राइट। द वेराइटीज ऑफ सील्स गिव अस एन इनसाइट इनटू द प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। दीज सील्स वर रिलेटेड टू हाई एंड लो ऑफिशियल्स, आगे इनका जिक्र आएगा सील्स का, ठीक है। द कॉइन्स, नेक्स्ट आएगा आपके पास सोर्स ऑफ हिस्ट्री में न्यूमिस्मेटिक्स। सो कॉइन्स इशूड बाय गुप्ता किंग कंटेन लेजेंड्स एंड फिगर्स। गुप्ता किंग के जो कॉइन्स हैं उसमें उनके अश्वमेध यज्ञ, किसने उनकी रानी के साथ जो है वो हमें चित्र देखने को मिलते हैं, किसने क्या कॉन्कर किया, उनकी छोटी छोटी जो है वो कहानियां देखने को मिलती हैं। दीज कॉइन्स प्रोवाइड इंटरेस्टिंग डिटेल्स अबाउट टाइटल्स एंड सेक्रीफाइसेस। किस राजा ने क्या टाइटल लिया, किस राजा ने कौन सा यज्ञ कराया, कौन सा सेक्रीफाइस कराया, परफॉर्म्ड बाय गुप्ता मोनार्क्स। सो अगेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री। द मॉन्यूमेंट्स, सो न्यूमिस्मेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहां पर सिक्के, तो ये आपको चंद्रगुप्त घोड़े बैठ के देख रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ, चंद्रगुप्त और उनकी बीवी जो है वो यहाँ पर बैठी है, ये हमारे समुद्रगुप्त हैं। सिल्वर कॉइन्स देखिए, गोल्ड कॉइन्स, तो गोल्ड कॉइन्स हमें बड़ी मात्रा में मिले हैं जो बच गए, सो दैट मीन्स छापे तो कितने होंगे उन्होंने, देख रहे हैं आप कितनी हाई डिटेल है गोल्ड कॉइन की। So the monuments of Gupta period throw light on the artistic and religious history. Next source of history क्या है, archaeological, sorry not archaeological but architectural remains हमें क्या क्या मिले हैं। So architectural remains में हमारे पास 3 schools of art मिली हैं, मथुरा, बनारस स्कूल और नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी डेवलप हुई गुप्ता पीरियड में। मथुरा आपका जो है वो पोस्ट मौर्य से डेवलप्ड है, ठीक है। उसके अलावा बनारस स्कूल हमें गुप्ता पीरियड में डेवलप होता हुआ नजर आएगा। द इमेज ऑफ, अब देखिए इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चरल रिमेन्स क्या है। द इमेज ऑफ सीटेड बुद्धा इन सारनाथ, सारनाथ म्यूजियम में सीटेड बुद्धा रखा हुआ है। उसके अलावा एक ब्रिटिश म्यूजियम में भी सारनाथ से ही मिला एक सीटेड बुद्धा है, विच बिलोंग्स टू बनारस स्कूल ऑफ आर्ट, इज अ मास्टर पीस ऑफ इंडियन आर्ट। ये देखिए, ये है बनारस स्कूल ऑफ आर्ट से मिला है, इसको मास्टरपीस कहा गया इंडियन आर्ट का। नाक देखिए इनकी खंडित कर दी गई है, ठीक है। सेम गोस फॉर ये वो ब्रिटिश म्यूजियम में है, ये भी सारनाथ से मिला है, नाक देखिए इनकी भी खंडित कर दी गई। बनारस स्कूल ऑफ आर्ट के ये रेमिनेंट्स हैं, राइट। सो इनके बारे में हमें पढ़ना है, कल्चर वाले पार्ट में डिटेल में बताऊंगा इनके बारे में, लेकिन अगेन दीज आर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, राइट। वी हैव ऑल्सो द पेंटिंग्स ऑफ अजंता एंड एलोरा। देखिए अजंता में ये आपको पेंटिंग देखने को मिलती है किसकी, पद्मपानी की या अवलोकितेश्वर की। उसके अलावा अजंता की केव्स में हमें जो है वो रॉक कट आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमें उनके रिलीजियस और ये मतलब रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में पता चलता है कि दो गुप्ताज वर वैष्णवाइट्स बट दे स्टिल पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म। क्यों किया बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज, क्योंकि उनको ट्रेड तो करना साउथ ईस्ट एशिया से ही है ना, ट्रेड तो बंगाल से ही करना है, ट्रेड तो उन्हें चाइना से करना है, म्यांमार से करना है, साउथ इंडिया से, श्रीलंका से ट्रेड करना है, और ये सभी लोग जो है वो बुद्धिस्ट है, दैट मीन्स बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज करके रखना पड़ेगा। एंड नॉट जस्ट आउटसाइड बुद्धिज्म, अपने देश में भी बहुत सारे ट्रेड गिल्ड्स, मतलब गुप्तों के राज्य में भी बहुत सारे ट्रेड गिल्ड्स जो हैं वो बुद्धिस्ट के कंट्रोल में होंगे, तो बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें उनके आर्ट और आर्किटेक्चर में नजर आता है। वी हैव ऑल्सो द पेंटिंग्स ऑफ अजंता एंड अलोरा केव that tell about artistic taste of Gupta age, right? आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट गुप्ता रूलर्स के बारे में। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री पता चल गया ना आपको, लिटरेरी एज वेल एज आर्कियोलॉजिकल। तो ये मैंने आपको केवल एग्जाम्पल दिए, अब हम रूलर्स के साथ जोड़ते चले जाएंगे और आर्ट कल्चर वाले पार्ट में तो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। Now, through the inscriptions and other sources, we came to know that Shri Gupta
was the founder of Gupta dynasty followed by घटोत्कच। तो घटोत्कच और श्रीगुप्ता जो है वो बिल्कुल शुरुआती रूलर्स, जिसमें से श्रीगुप्ता जो है वो क्या है, फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। लेकिन ध्यान रखिएगा, गुप्त जो है वो फ्यूडेटरी रहे, जो भी मगध में शक्ति थी उनके फ्यूडेटरी थे। समय आने पर उन्होंने पाटलिपुत्र को अपने कंट्रोल में कर लिया, राइट। दीज टू रूलर्स अडॉप्टेड द टाइटल महाराजा, बहुत इंपॉर्टेंट, द टाइटल्स एसोसिएटेड विद गुप्ता रूलर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो आपको श्रीगुप्त और घटोत्कच के साथ टाइटल जुड़ता हुआ नजर आएगा महाराजा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। सो ये वो मैप है, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रांग होल्ड है गुप्तों की, क्या स्ट्रांग होल्ड है गुप्तों की, उत्तर प्रदेश और बिहार। यहां से गुप्त जो है वो पंजाब वाले एरिया यानी आर्यव्रत को कंट्रोल करेंगे, यहां से वो बंगाल को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, ईस्टर्न कोस्टलाइन कंट्रोल करेंगे और गुजरात को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। सेंट्रल इंडिया को यानी जहां पर वक्टके बैठे हैं, वक्टकों के साथ वो क्या करेंगे, मैट्रिमोनियल अलायंस, ठीक है। तो ये आपको समझ आया। देखिए उसके अलावा और छोटे छोटे यहाँ पर और मतलब क्या बोलते हैं इनके फ्यूडेटरीज कौन कौन है, तो यहाँ पर यहूदे है, ठीक है, पंजाब में। उसके अलावा कुषाण है यहाँ पर आपको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। वेस्टर्न क्षत्रप्स के रूप में आपको सिंथियंस और पार्थियंस के रेमिनेंट्स मिल जाएंगे। वक्टके जो है वो आंध्र के रूप में आपको दिख जाएंगे। दक्षिण में आपको कदम्बर, वेस्टर्न गंगा, पल्लव और नीचे जो है वो चोल, चेरा, पांड्या नजर आ जाएंगे। उसके अलावा कलिंगा, नाला, दक्षिण कोशला, उत्तर कोशला तो है ही, लिच्छवी हैं, कामरूप हैं, अयोध्या, साकेत, प्रयाग, विदिशा, मल्लव, मालवा के मल्लव, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो गंधार, कश्मीर, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो रीजन्स अभी भी जो है वो पॉलिटिकली एक्टिव है, ठीक है, जिनको एक एक करके देखते हैं इनमें से किन किन को सबडू करने में कामयाब रहेंगे। तो ये बिल्कुल इनिशियल फेज है ना, थर्ड और फिर फोर्थ सेंचुरी का है ये, ठीक है। थर्ड सेंचुरी में उनकी शुरुआत होंगी यहाँ से। तो दैट मीन्स जो श्रीगुप्त हैं वो बिल्कुल इधर से शुरू होगा, श्रीगुप्त बिल्कुल पाटलिपुत्र से शुरू होगा। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार वाला रीजन पूरा कैप्चर करेगा। फिर उसके बाद जो आएंगे शासक जैसे समुद्रगुप्त आएंगे, तो समुद्रगुप्त फिर दक्षिण तक और आर्यव्रत को कंट्रोल करेंगे। और फिर चंद्रगुप्त सेकंड जब आएंगे, तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय तक पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पूरा गुजरात, बंगाल और ये साउथ वाले रीजन जो है वो ट्रिब्यूटरी होंगे, ठीक है। और वक्टकों के साथ क्या होंगी, मैट्रिमोनियल अलायंस, राइट। तो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट समझ रहे हैं, ये हमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को समझना है, आज हमें देखना है और हमें ये समझना है। तो आई होप मैं आपको ये पॉलिटिकल एक्सपेंशन जो है वो अच्छे से समझा पाता हूँ, क्योंकि हर डायनेस्टी का हमने देखा। मैंने आपको मॉरियंस का भी बताया था कि किस तरह फैले हैं वो, और यहाँ पर हम इसका देखेंगे गुप्तों का भी, राइट। पाटलिपुत्र से शुरू होंगे, पहला शासक इतना रीजन जीतेगा, दूसरा शासक इतना रीजन जीतेगा, और फिर अगला शासक जो है वो गुजरात, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तीनों को कंट्रोल करके रखेगा, और इस रीजन को क्या बना के रखेगा, अपना क्या बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, और वक्टकों के साथ क्या बनाएगा, मैट्रिमोनियल अलायंस, ठीक है। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री है किसकी, गुप्तों की। तो सबसे पहले देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। The accession of Chandragupta first in about CE 319-20 marked the beginning of Chandragupta era. चंद्रगुप्त फर्स्ट शक्ति में आए, वहां से चंद्रगुप्त एरा जो है वो शुरू होता है। श्रीगुप्त जो है वो एक बड़ी पॉलिटिकल शक्ति नहीं थे, दो श्रीगुप्त के साथ जो है वो गुप्तों का नाम जुड़ गया। लेकिन गुप्त एज अ एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पावर फ्रॉम पाटलिपुत्र, ये उनको स्टेटस जो है वो किसके अंडर मिला है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। He took the title of महाराजा धीराज। यहां से पता चलता है हमें कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने आस पड़ोस के राजाओं को धर लिया होगा, क्योंकि महाराजा धीराज का मतलब होता है किंग ऑफ द किंग्स, राजाओं का राजा, राइट। तो जहां पर हमें महाराज का टाइटल, मैंने बोला ना राजा है, फिर महाराजा है, फिर महाराजा धीराज है, फिर उसके ऊपर सम्राट है, सम्राट के ऊपर चक्रवर्ती सम्राट है, ठीक है। तो ये रैंक्स हैं राजाओं की। तो जो जितने राजाओं को जीतता जाता है, चक्रवर्ती सम्राट कौन होता है, जो पूरे जम्बू द्वीप को कंट्रोल कर लेता है, वो फिर वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाता है, ठीक है। जो आस पड़ोस के सारे महाराजा धीराजों को कंट्रोल कर लेता है वो सम्राट कहलाता है ना। द पावर एंड, लेकिन फिर बाद में हमें देखने को मिलेगा कि कोई भी एरा गैरा जो है वो सम्राट का टाइटल लेकर बैठ जाएगा, ठीक है। बट लेकिन टाइटल्स को जो है वो इस तरह रखा जा सकता है ना। द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ गुप्ता फैमिली इंक्रीज्ड
when he established matrimonial alliance with लिच्छवी princess and married कुमारा देवी। सो लिच्छवी प्रिंसेस हमने देखा, देखिए पाटलिपुत्र से शुरू होती है हमारी कहानी, ठीक है। और इतना जो रीजन है ना, ये उत्तर प्रदेश और बिहार, ये चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कंट्रोल किया। पाटलिपुत्र से श्रीगुप्त निकले और लिच्छवी प्रिंसेस के साथ जो है वो चंद्रगुप्त ने शादी करी। और वही जो मैं आपको सिक्का दिखा रहा था, सिक्के में चंद्रगुप्त के साथ जो प्रिंसेस थी, जो उसकी वाइफ क्वीन थी, वो है ये लिच्छवी प्रिंसेस, जिनका नाम है कुमार देवी, है ना। मैंने आपको एक कॉइन दिखाया था ना, इधर देखिए, इस कॉइन में चंद्रगुप्त के साथ उनकी वाइफ नजर आ रही है, तो ये कुमारा देवी हैं और ये चंद्रगुप्त फर्स्ट है। ये हमें इस कॉइन से भी पता चलता है, इस कॉइन में लिखा भी है इसके फ्लिप साइड में, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। सो ये गुप्ता एम्पायर है, इनके कंटेम्प्ररी देखिए, पर्शिया में इनके कंटेम्प्ररी जो है वो ससनिड्स हैं, ठीक है। ग्रीक्स जो हैं वो खत्म हो चुके हैं और ग्रीक्स यहां पर बचे हैं इस जगह पे। कुषाण है, अब धीरे धीरे एंटर करेंगे, मतलब गुप्तों ने उनको पुश कर दिया बाहर, और कुषाणों को या जो इंडो ग्रीक्स थे उनको पुश कर रहे हैं व्हाइट हुन्स, ठीक है। और बीच में ये कौन है, ये यूशी ट्राइब्स हैं और कुछ छोटे मोटे जो हैं वो ट्राइबल रीजन। लेकिन यहां पर सत्रप में कौन थे, सत्रप वाले रीजन में साक और पार्थियंस, इनको हटा दिया गया। वक्टकों के साथ जो है वो क्या है, मैट्रिमोनियल अलायंस, और ये जो साउथ के जो एम्पायर्स हैं इनके साथ इनको ट्रिब्यूटरी बना लिया गया, ठीक है। ईस्ट में भी जो है वो ट्रिब्यूटरीज बनाई गई हैं। हिज रूल रिमेन्ड कन्फाइंड टू मगध एंड पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, साकेत एंड प्रयाग। तो इस मैप में आप देख रहे हैं ना, सो दिस वाज चंद्रगुप्त फर्स्ट। साकेत हो गया, प्रयाग हो गया, राइट, और बिहार तक, इतने रीजन तक जो है वो कंट्रोल रहा किसका, चंद्रगुप्त फर्स्ट का। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में जानकारी कहां से मिल रही है हमें, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन डिपिक्ट्स हिज एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर चंद्रगुप्त फर्स्ट और कहां से पता चलता है हमें, कॉइन से, न्यूमिस्मेटिक से, जो मैंने आपको कॉइन दिखाया, और मेहरौली आयरन पिलर से हमें चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में जानकारी मिल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शासक आते हैं समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त जो है वो नेपोलियन कहलाएंगे, उनको कहा जाएगा नेपोलियन, और वही है जो सबसे ज्यादा लैंड जो है वो गुप्तों के कंट्रोल में लेकर भी आएंगे, ठीक है। काफी लंबा रेनिंग पीरियड भी रहा, 350 से 380 तक, ठीक है। समुद्रगुप्त वाज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है, ये हम जानते हैं। नेक्स्ट, ही असेंडेड टू द थ्रोन आफ्टर सबड्यूइंग हिज राइवल काश। तो काश को हराकर शक्ति में आए समुद्रगुप्त, ये भी हम जान गए। ही वॉज बेनेवलेंट रूलर, अ ग्रेट वॉरियर एंड पैट्रन ऑफ आर्ट्स। ये उसके कैरेक्टर के बारे में। बेनेवलेंट हमें कैसे देखने को मिलेगा कि उसने जो है वो काफी पब्लिक, मतलब हॉस्पिटल वगैरह ये सब चीजें बनवाई। उसके अलावा ग्रेट वॉरियर कैसे पता चला हमें, क्योंकि उसने काफी सारा रीजन जो है वो मतलब जीता। और पैट्रन ऑफ आर्ट्स, क्योंकि वो खुद जो है वो काफी मतलब लिखना भी जानता था और ये सब चीजें, ठीक है। तो इनके बारे में हम सोर्सेज देखेंगे, हमें सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक का मेन थीम क्या है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री और पॉलिटिकल हिस्ट्री, है ना। पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं लेकिन साथ में हम सोर्सेज जोड़ते जाएंगे उनके साथ, ठीक है। द नेम अपीयर्स इन द जापानीज टेक्स्ट। नाउ अगेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है, साउथ ईस्ट एशिया के जो जापानीज रीजन है वहां पर एक उनका लिटरेरी वर्क है जिसका नाम है तांत्रिक मंडका, जिसमें समुद्रगुप्त वर्ड इस्तेमाल किया गया है। गुप्त शासक के बारे में जानकारी दी गई है। यहां से हमें यह पता चलता है कि किस तरह बंगाल वाले रीजन से गुप्त लोगों के ट्रेड रिलेशंस थे किसके साथ, यानी कि मैरीटाइम इकोनॉमिक रिलेशंस थे साउथ ईस्ट एशियाटिक कंट्रीज के साथ, ठीक है। आगे देखिएगा। सो इतना रीजन जो है वो समुद्रगुप्त, मतलब इवेंचुअली समुद्रगुप्त के कंट्रोल में आया ये, ठीक है। गुजरात तक तो नहीं आया, ये रीजन तो नहीं आएगा, लेकिन इतना रीजन जो है वो समुद्रगुप्त के कंट्रोल में आएगा। और दक्षिण में समुद्रगुप्त जो है वो एक्सपीडिशन करेगा, साउथ की तरफ, मतलब, और वो भी साउथ ईस्ट की तरफ जो है वो एक्सपीडिशन करेगा समुद्रगुप्त। हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है। हरिसेन कौन है, ही वॉज कोर्ट पॉइंट ऑफ समुद्रगुप्त, हु डिस्क्राइब्ड हिम एज हीरो ऑफ 100 बैटल्स, 100 बैटल्स उसने जीती। और विंसेंट स्मिथ ने, बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए, विंसेंट स्मिथ कॉल्स हिम नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया, लेकिन किसने कहा, विंसेंट स्मिथ ने। We find a detailed account of his reign in the Allahabad. Now, source of history for Samudragupta comes from Allahabad pillar inscription, जो कि हरिसेन ने लिखवाया है, जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है।
जिसमें मेंशन्ड है उसके सारे एक्सप्लॉइट्स की कहां कहां किस किस एरिया को उसने जीता, राइट। ऑल्सो रेफर्स टू 3 स्टेजेस ऑफ हिज कैंपेन, 3 स्टेज में उसने जीता इंडिया में, ठीक है। पहला उसका फर्स्ट कैटेगरी थी डिफीटेड अच्युता एंड नागसेन, ठीक है, पाटलिपुत्र के आसपास के है ये, ठीक है, नॉर्दर्न गैंगेटिक प्लेन्स में। अच्युता वॉज प्रोबेबली नागा रूलर एंड नागसेन बिलोंग टू कोटा फैमिली विच वॉज रूलिंग ओवर द अपर गैंगेटिक वैली। तो यानी कि पाटलिपुत्र के आसपास, पहला क्या था, अपने राज्य के आसपास कंसोलिडेट किया उसने। दूसरा जो उसका कैंपेन है, राइट, इलाहाबाद, और ये तीनों कैंपेन्स के बारे में कहां से मिल रहा है हमें, कहां से पता चल रहा है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से, राइट। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन मेंशंस दैट द समुद्रगुप्ता इन हिज नेक्स्ट कैंपेन, सो फर्स्ट कैंपेन कहां पर किसको हराया, अच्युत और नागसेन को। सेकेंड कैंपेन में उसने 12 स्टेट्स को हराया दक्षिण पथ के, ये दक्षिण पथा है, और इसके यहां पर लाइन से इसने 12 स्टेट्स को हराया कांची तक, कांचीपुरम तक, ठीक है। सो दैट मीन्स ये पूरी ईस्टर्न कोस्ट लाइन जो है ये अपने कंट्रोल में लाया कौन, समुद्रगुप्त। यहां से जितना भी ट्रेड हो रहा है, बे ऑफ बंगाल का ट्रेड, वो अपने कंट्रोल में लाया कौन, समुद्रगुप्त, राइट। ऑफ दक्षिण पथा विच with the names of their kings who were captured and their then liberated and reinstated, ठीक है। सो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, सेकंड कैंपेन में जिन 12 शासकों को हराया उनके नाम और उनके राज्य के बारे में बताया गया। यहां से हमें पता चलता है उस समय के अन्य छोटे जो हैं वो वैसल किंगडम्स गुप्ता एम्पायर के कौन कौन से थे, तो देखिएगा कौन कौन, व्यागराज ऑफ महाकंथरा, सो एक जो है वो हमें छोटा सा रीजन मिल रहा है, स्टेट मिल रहा है, महाकंथरा। नेक्स्ट है मंतराज ऑफ कौराला, स्वामी दीता ऑफ कोतूरा, महेंद्र ऑफ कोसला, नाउ दिस कोसला इज दक्षिण कोसला, ठीक है। धनंजय ऑफ कुश्तलपुरा, विष्णुगुप्त ऑफ कांची, देखिए कांचीपुरम तक गया है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर सवाल यह बन सकता है कि क्या मेंशन्ड नहीं है प्रयाग प्रशस्ति में, तो क्या पांड्य, चेर, चोल के बारे में कोई जानकारी मिल रही है हमें, नहीं, लेकिन हमें कांची के बारे में जरूर जानकारी मिल रही है, यानी पल्लवों के बारे में पता चल रहा है। नील राज ऑफ अवमुक्ता, महेंद्रगिरी ऑफ पिष्टपुरा, उसके अलावा हस्तिवर्मन ऑफ वेंगी, वेंगी के बारे में जानकारी मिल रही है, देखिए साउथ इंडिया की हिस्ट्री में से है ना। उसके अलावा उग्रसेन ऑफ पल्लका, कुबेरा ऑफ देवराष्ट्रा एंड दमन ऑफ एरांदपेला। तो ये मैक्सिमम जो है वो कहाँ है आपके, जो सरकार वाली कोस्टलाइन है यानी आंध्र और उड़ीसा वाली कोस्टलाइन है, यहां पर एक्टिव हैं ये मैक्सिमम स्टेट्स, या एक्टिव थे उस समय मैक्सिमम स्टेट्स। साउथ इंडिया में वेंगी और कोची का जिक्र आ जाता है, ठीक है। पल्लव, पांड्य, चेर का कोई जिक्र हमें, होयसलों का, ककतियों का, वक्टकों का कोई जिक्र हमें प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है, दोनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेज ऑफ कैंपेन क्या बचा उसके पास, अब बचा उसके पास वेस्टवर्ड मूवमेंट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को, गुजरात को कंसोलिडेट करना है ना। ईस्ट कंसोलिडेट कर लिया, बंगाल ले लिया अपने कंट्रोल में, और साउथ तक, साउथ ईस्ट जो है वो कंट्रोल में आ गया। अब गुजरात बचता है, ठीक है। लेकिन गुजरात तक नहीं पहुंच सका, वो केवल नॉर्थ इंडियन राइवल्स को हराया उसने। आर्यव्रत, पंजाब वाले रीजन को जीता, राइट। समुद्रगुप्त वाज टू एलिमिनेट हिज रिमेनिंग इंडियन राइवल्स, ही फॉट अगेंस्ट किंग्स ऑफ आर्यव्रत। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है हमारे पास इसका, इन सारी चीजों का सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है, प्रयाग प्रशस्ति, अभी तक जो हमने पॉइंट पढ़े समुद्रगुप्त के बारे में, राइट। सो किंग्स ऑफ आर्यव्रत को थर्ड कैंपेन में हराया, यानी कि जो प्रेजेंट डे पंजाब दिल्ली वाला जो एरिया है, ठीक है, प्रेजेंट डे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है, दिस इज योर आर्यव्रत। सो इस आर्यव्रत वाले रीजन को जीता किसने, थर्ड कैंपेन में समुद्रगुप्त ने, ठीक है। हु वर वायलेंटली एंड नॉट जस्ट जीता, दे वर वायलेंटली एक्सटर्मिनेटेड, उनको मारा गया, उनकी फैमिलीज को मारा गया, उनके कुलों को खत्म किया गया ताकि बाद में कोई क्लेम ना कर सके। अपरूटेड देम एंड अनेक्स्ड देयर टेरिटरीज इनटू गुप्ता किंगडम। अपरूटेड का मतलब समझ रहे हैं, उनके पूरे कुण को खत्म कर दिया ताकि एक भी जो है वो कोई क्लेम लेकर ना आ सके, सबको मार दो। आफ्टर ऑल दीज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट समुद्रगुप्त परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ। तो अब देखिए समुद्रगुप्त ने क्या क्या कंट्रोल कर लिया, ठीक है। इस मैप में देखिएगा, एक सेकेंड, इस मैप में आपको नजर आएगा कि समुद्रगुप्त ने
आर्यव्रत को कंट्रोल किया, ठीक है, बंगाल को कंट्रोल किया और साउथ तक सब कंट्रोल कर लिया, ठीक। अब उसके पास बच गया ये सेंट्रल वाला रीजन और वेस्टर्न सत्रप वाला रीजन यानी गुजरात वाला रीजन और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंट, इतना रीजन रह गया। इसको कौन करेगा? इसको चंद्रगुप्त सेकंड करेंगे इसको कंट्रोल में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया इसने? अश्वमेध यज्ञ करवाया, एक घोड़ा खुला छोड़ दिया पाटलिपुत्र से। अब वो घोड़ा जहां जहां तक गया वो रीजन जो है वो अनडिस्प्यूटेडली उसका है, ठीक है। तो वो घोड़ा जो है वो इसी रीजन में भटका और अगर किसी शासक ने बीच में रोक लिया होगा तो फिर उसको पीटा गया होगा चंद्रगुप्त द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा, ठीक है। यही अश्वमेध यज्ञ का मतलब रहता है ना। तो हमें यहां पर एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। तो अभी तक श्रीगुप्त, घटोत्कच और क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अश्वमेध नहीं करवाया है। हमें पहली बार अश्वमेध जो है वो सेक्रीफाइस जुड़ा हुआ किसके साथ दिख रहा है? समुद्रगुप्त के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समुद्रगुप्त के बारे में, ही इशूड 8 काइंड्स ऑफ कॉइन्स। 8 काइंड ऑफ कॉइन्स का मतलब देख रहे हैं, 8 काइंड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स उसने इशू किए। इससे पता चलता है उसके एम्पायर की प्रॉस्पेरिटी के बारे में, ठीक है। इन विच गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स रिप्रेजेंटेड हिम द लेजेंड रिस्टोरर ऑफ अश्वमेध। कि किस तरह एक शासक आया, उसने सारा एरिया जीत लिया जम्बू द्वीप का और फिर उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। उन कॉइन्स में ये डिपिक्टेड है, ठीक है। It is because of his military achievements that Samudragupta was hailed as Indian Napoleon, right? That is why. We already know that. After these conquests, Samudragupta's rule extended over Upper Gangetic Valley, a greater part of modern Uttar Pradesh, and portion of central India and southwestern part of Bengal. तो देखिए इसी रीजन पे समुद्रगुप्त का कंट्रोल है ना, ठीक है। पंजाब में प्रेजेंट डे के हिसाब से देखते हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाला, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और नीचे आंध्र प्रदेश की कोस्टल लाइन, ठीक है, और थोड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश वाला। तो इस पूरे रीजन में, मैंने मैप पे भी दिखाया, इस पूरे रीजन पर जो है वो समुद्रगुप्त ने कंट्रोल किया। क्या नहीं है उसके कंट्रोल में? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और गुजरात अभी उसके कंट्रोल में नहीं है। ये कौन कंट्रोल में ला कर देगा? ये ला कर देगा चंद्रगुप्त। लेकिन कुछ और पॉइंट देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। दीज टेरिटरी, अब ये सब टेरिटरीज जो है वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड है बंगाल तक वाली। लेकिन ध्यान रखना है समुद्रगुप्त ने साउथ ईस्टर्न टेरिटरीज जो कंट्रोल करी है ना, उनको बनाया उसने ट्रिब्यूटरी, दे वर नॉट डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड। इसलिए बाद में हमें वो चंद्रगुप्त के समय तक हमें वो आजाद होती हुई नजर आती है, ठीक है। इन द साउथ दे वर ट्रिब्यूटरी स्टेट्स, क्योंकि री इंस्टेट किया गया है। ये हमें प्रयाग प्रशस्ति से पता चल रहा है कि उनको जीता, उनको हराया, उनको अपने सामने झुकाया और फिर उनको री इंस्टेट कर दिया एज ए ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। साउथ इंडिया के शासकों को जो हराया है, ठीक। क्यों किया? क्योंकि उसको पता था कि जैसे मैं पाटलिपुत्र जाऊंगा ये रिबेल कर देंगे, अगर रिबेल कर देंगे तो फिर जीतना पड़ेगा, खर्चा बढ़ जाएगा, तो इससे बढ़िया रीइंस्टेट करके ट्रिब्यूटरी बना लेता हूं ताकि टैक्स भी, मतलब साल भर की ट्रिब्यूटरी भी मिलती रहे और ट्रेड भी मिलता रहे, ठीक है। उसके अलावा शाक कुषाणों के बारे में देखते हैं। शाक एंड कुषाण प्रिंसिपैलिटीज ऑन द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट वर विद इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। शाक और कुषाणों कंट्रोल नहीं किया था। कुषाण कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन में, यानी पंजाब से ऊपर वाले रीजन में, ठीक है, सिंध वाले रीजन में। और शाक और पार्थियन कहाँ बैठे हैं? वेस्टर्न सत्रप बनाकर गुजरात मालवा वाले रीजन में। इनको अभी उखाड़ कर फेंका नहीं गया है समुद्रगुप्त द्वारा, लेकिन ये इसके इन्फ्लुएंस में है। क्यों? क्योंकि ट्रेड अगर भारत से करना है, भारत के अन्य रीजन से अगर इन लोगों को ट्रेड करना है, कुषाण नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पकड़कर क्यों बैठे हैं? भारत से आने वाला ट्रेड वो कनेक्ट कर रहे हैं ना पर्शियंस के साथ, इसीलिए बैठे हैं। तो यानी कि उनको इन्फ्लुएंस में रहना पड़ेगा समुद्रगुप्त के। द किंगडम्स ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ डेक्कन एज फार एज पल्लव किंगडम एक्नॉलेज्ड हिज सुजर्निटी। तो कांची तक जो है वो हमें देखने को मिलता है कंट्रोल। कांची से आगे चोल चेर पांडे का जिक्र हमें चोलों के इंस्क्रिप्शंस में नहीं मिलता। चोल चेर पांड्यों का जिक्र हमें कहाँ मिलता है? अशोकन इंस्क्रिप्शंस में, ठीक है। सेकेंड रॉक एडिक्ट, गिरनार वाला। He was also a great patron of art and literature। कैसे? क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति में उसको कविराज कहा है हरिसेन ने। The Allahabad pillar inscription calls him कविराज, again a question of source of history because of his ability in composing verses। His image depicting him with वीणा। अब कॉइन में देखिए, एक और आर्ट एंड कल्चर को पैट्रोनाइज किया हमें कहां से पता चलता है? क्योंकि एक कॉइन में हमें
समुद्रगुप्त जो है वो वीणा बजाते हुए नजर आए हैं, ठीक है। फाउंड इन द कॉइन, सो अगेन अ क्वेश्चन ऑफ सोर्स ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम न्यूमिस्मेटिक्स, राइट। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स प्रेजेंट इन हिज कोर्ट। अच्छा, अब उसके कोर्ट में कौन कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बनता है। हरिसेन, वसुबंधु और असंग, इन्होंने क्या क्या किया है आगे सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ही वॉज अ पोएट एंड अ म्यूजिशियन हिमसेल्फ। समुद्रगुप्त पोएट और म्यूजिशियन था, हमें कहां से पता चलता है, प्रयाग प्रशस्ति और कॉइन से, राइट। सोर्स ऑफ हिस्ट्री जानना हमें बहुत जरूरी है, कहां से पता है हमें ये बात। He was a firm believer in Hinduism and is believed to be an ardent follower of Vaishnavism, but was tolerant of other creeds also. ये कहाँ से पता चलता है हमें? Because he patronized and followed ardently Vaishnavism, but he never persecuted Buddhists. In fact, he allowed उसने अलाउ किया क्या बोलते हैं, श्रीलंका के शासक को कि वो आए और बोध गया में एक मॉनेस्ट्री बनाए, ठीक है। यहां से पता चलता है कि बुद्धिज्म के लिए क्यों लीनियंट था, ठीक है। ही एनविंस्ड keen interest in Buddhism and allowed Meghavarman, श्रीलंका's Buddhist king, to build a monastery at Bodh Gaya. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। यहां से उसकी रिलीजियस पॉलिसी का पता चलता है। और क्यों ना हो, पूरा का पूरा वेस्टर्न कोस्ट लाइन उसके पास है, और वेस्टर्न कोस्ट लाइन से ट्रेड जितना भी है वो सारा का सारा कौन है, किसके साथ हो रहा है, बुद्धिस्ट लोगों के साथ हो रहा है। तो पैट्रोनाइज तो करना ही पड़ेगा, मतलब पैट्रोनाइज नहीं, मतलब लीनियंट तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। और कुछ जगहों पर पैट्रोनाइज भी किया होगा, जैसे कि उसने अपनी तरफ से क्या किया, ही प्रोवाइडेड गोल्ड रेलिंग्स अराउंड द बोधि ट्री के अराउंड गोल्ड रेलिंग दी उसने, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट शासक आते हैं समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त। अब रामगुप्त के बारे में हमें कहां से पता चलता है, देवी चंद्रगुप्तम से, ठीक है, जो कि विशाखादत्त ने लिखी। इस कहानी में क्या था आपको याद होगा तो, शाक रूलर ने रामगुप्त को हराया और बदले में रामगुप्त को एज अ प्रिजनर अपनी वाइफ को शाक रूलर के पास भेजना पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन ये जो अरेंजमेंट बनी, इस चीज का एक बहुत क्लियर विरोध किया किसने, चंद्रगुप्त सेकंड ने। और चंद्रगुप्त सेकंड ने स्कीम लगाई कि वो खुद जो है वो रानी के भेष में, ठीक है, रानी के भेष में गए, वो शाक रूलर के कैंप में अपने साथ अपने साथियों को लेकर गए, उनको भी लड़कियां बनाकर वहां जाके उन्होंने शाक रूलर को मार दिया। फिर वापस आकर उन्होंने रामगुप्ता को भी एग्जीक्यूट किया, उसको डिपोज किया, और खुद जो है वो अपने आप को रूलर के रूप में एस्टेब्लिश किया चंद्रगुप्त सेकंड ने। और रामगुप्त की वाइफ के साथ जो है वो खुद उन्होंने शादी कर ली, राइट। तो ये कहानी हमें कहां से पता चलती है, विशाखादत्त के देवी चंद्रगुप्तम से, जिसके एग्जैक्ट हमें रेमिनेंट नहीं मिलते हैं, लेकिन देवी चंद्रगुप्तम का जिक्र हमें अन्य कई लिटरेरी सोर्सेज में मिलता है, जहां से हमने इस हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कर लिया, राइट। वी नो अबाउट रामगुप्ता थ्रू डिफरेंट सोर्सेज लाइक देवी चंद्रगुप्ता। अच्छा, उसके अलावा और क्या क्या सोर्सेज हैं, सो विशाखादत्त की देवी चंद्रगुप्त के अलावा हरीश चरित्रम बाय बाण भट्ट और काव्य मीमांसा बाय राजशेखरा। तो दो और सोर्सेज हैं जहां से हमें रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, राइट। इट सजेस्ट दैट समुद्रगुप्त वाज सक्सीडेड बाय हिज सन रामगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बाद कौन आए, रामगुप्त, बट रामगुप्त वाज किल्ड एंड रिप्लेस्ड बाय चंद्रगुप्त सेकंड, द यंगर सन ऑफ समुद्रगुप्त। He had lost his wife Dhruva Devi to Sak king while fighting against him, but his younger brother Chandragupta II opposed this ignominious agreement and went to Sak camp in disguise of Dhruva Devi and murdered the Sak king. ये कहानी मैंने आपको बताई, आपने सुनी भी होगी पहले डेफिनेटली। The incident raised his prestige amongst the people while reputation of, अब रामगुप्त से जो है वो सब ने घृणा करनी शुरू कर दी कि इसने तो अपनी बीवी को दूसरे के पास भेजने की तैयारी कर ली थी, ये तो चंद्रगुप्त है जो बचा लाया सारा सिस्टम, ठीक है। तो रामगुप्त को जो है वो एग्जीक्यूट करने का बहाना मिल गया चंद्रगुप्त को। अल्टीमेटली चंद्रगुप्त किल्ड रामगुप्त एंड सक्सीडेड टू थ्रोन एंड मैरिड ध्रुव देवी, और चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो बन बैठे अगले गुप्त शासक, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बाद क्या क्या बच गया एक्सपेंड करने को, नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है वो कंसोलिडेट करने को रह गया, और गुजरात कंट्रोल करने को रह गया। सो ये गुजरात और नॉर्थ वेस्ट रीजन को कौन कंसोलिडेट करेगा, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में देखते हैं, आइए 380 से 412 तक।
द गुप्ता एम्पायर रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, हाइट्स पर था, क्योंकि गुजरात बंगाल दोनों कंट्रोल में, साउथ की जो स्टेट्स हैं वो ट्रिब्यूटरीज हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है वो सिक्योर है, नेचुरल बॉर्डर्स सिक्योर है, ठीक है। द यंगर सन ऑफ समुद्रगुप्ता, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर फ्लरिश्ड एंड द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स। सो जो गोल्डन पीरियड कहा जाता है गुप्ता एज का, वो बेसिकली चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहां से देखिए चंद्रगुप्त सेकंड के बाद हुणों ने इन्वेजन भी किया, लेकिन इस मैप में आप देख रहे हैं किसने क्या किया। तो ये बिल्कुल शुरुआती रीजन था गुप्तों का, ठीक है, एम्पायर अंडर चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त सेकंड, सॉरी नॉट चंद्रगुप्त सेकंड, लेकिन समुद्रगुप्त ने क्या किया, बंगाल वाला रीजन और ये पूरा साउथ ईस्टर्न वाला रीजन एज वेल एज आर्यव्रत तक जो है वो सारा कंट्रोल किया। और फिर चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया, जो गुजरात वाला रीजन है वो ऐड करा। तो गुजरात से बंगाल वेस्टर्न रीजन, देखिए इतना रीजन जो है वो हाथ से निकल गया था और ट्रिब्यूटरी बना रह गया था केवल, ठीक है। और फिर उसके बाद ये रीजन जो है वो कंट्रोल किया किसने, ये रीजन भी, ऊपर वाला रीजन भी कंट्रोल किया चंद्रगुप्त सेकंड ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तो इस मैप में भी वही है, 3 एक्सपीडिशन दिखाए गए हैं किसके, समुद्रगुप्त के। तो इतना तो केवल किसके कंट्रोल में था, चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो पहले एक्सपीडिशन में उसने इतना रीजन कंट्रोल किया, दूसरे एक्सपीडिशन में उसने साउथ तक कंट्रोल किया, तीसरे में समुद्रगुप्त ने नॉर्थ को कंट्रोल, मतलब क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न जो इंडियन आर्यव्रत जो है उसको कंट्रोल किया, और फिर समुद्रगुप्त ने गुजरात को कंट्रोल किया। तो इस मैप में आपको ये थोड़ा सा फ्रेंच में लिखा है, बट आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्या क्या इवेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। ही इज यूजुअली आइडेंटिफाइड विद ग्रेट किंग विक्रमादित्य ऑफ इंडियन लेजेंड। अब विक्रम बेताल वाली जो कहानी है ना, उसका चंद्रगुप्त सेकंड माना जाता है ये, लेकिन समझ रहे हैं, ये माना गया है कि वही है, लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो वन ऑफ द विक्रमादित्य है, कई विक्रमादित्य हुए। जिस तरह एक आगे पॉइंट बताता हूं मैं आपको, देखिएगा, whose court is said to have adorned by celebrated नवरत्न, विक्रमादित्य की कोर्ट में नवरत्न थे, 9 ज्वेल्स इंक्लूडिंग कालिदास। कालिदास जो है वो विक्रमादित्य की कोर्ट में था, लेकिन ये डिस्प्यूटेड है कि क्या ये चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य है, क्या ये 5th सेंचुरी का कोई और विक्रमादित्य है। तो जब मैं आपको ऑप्शनल लेवल पर पढ़ाऊंगा ना, तब हम इन कंफ्यूजन्स को, इन हिस्टोरियोग्राफिक जो डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, जो अलग अलग इतिहासकारों के सोर्सेज में जो मतभेद है, उनको हम समझेंगे। लेकिन प्री के लिए कॉमन एनोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो आपके लिए सफिशिएंट होंगे, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि नवरत्न वाज इनफैक्ट इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड एंड कालिदास वाज वन ऑफ देम, राइट। नेक्स्ट इज विक्रम संवत इज एसोसिएटेड विद विक्रमादित्य, बट हाउ, विक्रम संवत शुरू हुआ है 1st सेंचुरी में, जब विक्रमादित्य था ही नहीं। ये एक मल्लव शासक, उज्जैन के किसी एक मल्लव शासक ने किया है ये काम, शाकों को हराकर विक्रम संवत या विक्रम एरा को शुरू, जिसका नाम भी या जिसका टाइटल भी विक्रमादित्य था, जो बाद में चंद्रगुप्त सेकंड ने भी अज्यूम किया। और चंद्रगुप्त सेकंड बीइंग अ गुप्ता रूलर, बीइंग अ रूलर ऑफ बिगर एम्पायर, उसने इतिहास को अपने हिसाब से लिखवाया है। और प्रेजेंट डे में हम विक्रम संवत को जोड़ लेते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के साथ, अदरवाइज वो नहीं जुड़ा है, टेक्निकली नहीं जुड़ा है। चंद्रगुप्त सेकंड तो बहुत बाद में आए हैं, विक्रम एरा बहुत पहले से शुरू हो गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहां पर 2 तरह के कैलेंडर्स हैं, देयर आर 2 कॉमनली यूज कैलेंडर्स इन इंडिया। सबसे पहला है साक इज द फर्स्ट वन विच स्टार्ट्स फ्रॉम 78 CE व्हेन द शलीवाहन किंग ऑफ साउथ इंडिया डिफीटेड साक, तो वक्टकों में से है ये, शलीवाहन किंग ऑफ साउथ इंडिया डिफीटेड द साक किंग ऑफ मालवा। एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड विक्रम कैलेंडर, जिसको, जो कि मैंने आपको बताया कि उज्जैनी एक मल्लव शासक है, उसने भी शाकों को हराया। सो बोथ साक एरा एंड विक्रम एरा, दोनों में कहानी में किसको हराया गया है, साका रूलर को। और साक कौन है, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से एंटर किए इन्वेडर्स हैं, ठीक है, जो सेंट्रल एशियाटिक, जो बैक्टीरिया वाले रीजन से इंडिया में एंटर किए हैं, ठीक है, उससे पहले ही सेंट्रल एशिया में थे। Now, because of the high level of cultural progress that was achieved during this period, the dynasty is very often referred to as golden age of India. लेकिन ये high level of ये आर्ट कल्चर डेवलप कैसे हुआ, देखिए मॉडर्न पीरियड में ना, जो पाटलिपुत्र ने कह दिया वो पूरे एम्पायर में होता था, लेकिन गुप्ता पीरियड में ऐसा नहीं था। गुप्ता पीरियड में उनका एडमिनिस्ट्रेशन बट गया था और उनके जो प्रोविंसेस हैं वो काफी स्ट्रांग हो गए थे।
तो जो प्रोविंसेस हैं उन्होंने मौर्य काल में केवल सेंटर के पास अथॉरिटी थी कि वो आर्टिस्ट को पेट्रोनाइज कर सके, और वो जिस तरह का आर्किटेक्चर प्रिपेयर करेंगे बाकी सभी वो फॉलो करेंगे। लेकिन गुप्ता पीरियड में प्रोविंसेस ने इंडिविजुअली आर्टिस्ट को पेट्रोनाइज करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि आर्टिस्ट को कभी कोई पॉलिटिकल शक्ति तभी पेट्रोनाइज कर पाती है जब उनके पास इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, और इकोनॉमी स्ट्रांग प्रोविंस की तभी है जब वो पैसा, कमाया हुआ पैसा सेंटर को पूरा कमाया हुआ पैसा सेंटर को नहीं देंगे, राइट। सो दो गुप्ता खुद बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, इसलिए उनका एम्पायर सेंट्रलाइज्ड, काफी हद तक सेंट्रलाइज था, लेकिन एक फ्यूडल कैरेक्टर जो है वो उनके एम्पायर में शुरू हो गया था। लैंड ग्रांट्स दिए जानी शुरू हो गई थी, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी डेवलप होनी शुरू हो गई थी, और वो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी जो है वो अपने लैंड के दम पर पैसा कमाकर पेट्रोनाइज कर सकते थे आर्टिस्ट को। इसीलिए हमें रीजनल लेवल पर कई सारे आर्ट स्कूल डेवलप होते हुए नजर आते हैं गुप्ता पीरियड में, और इसीलिए आर्ट और कल्चर जो है वो इतने बड़े लेवल पर फ्लरिश भी हुआ। खैर, लेकिन ये कल्चर वाले पार्ट में डिटेल में समझाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को, GS1 में डिटेल में समझाऊंगा, और ऑप्शनल में तो हम बिल्कुल ही क्या कहते हैं उसे, बखियां खोल देंगे कॉन्सेप्ट की, ठीक है, टेंशन ना लो आप। द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड सॉ द हाई वाटर मार्क ऑफ गुप्ता एम्पायर, ठीक है, वी कैन से ही यूज्ड मैरिज अलायंस। अब देखिए सेंट्रल एशिया के साथ क्या, सेंट्रल इंडिया के साथ क्या किया उसने, वो वक्टकों को तो नहीं जीत सके ना, ठीक है, एंड सो मैरिज अलायंस किया, एंड कॉन्क्वेस्ट टू एक्सटेंड हिज लिमिट्स ऑफ द एम्पायर ही मैरिड कुबेर नाग, अ नाग प्रिंसेस ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया के साथ क्या कर रहा है, अब देखिए मैट्रिमोनियल अलायंस। तो एक नाग प्रिंसेस है, एक नाग ट्राइबल जो है वो लीडर है, उनकी प्रिंसेस है कुबेर नाग, उसके साथ शादी करी। उसके अलावा अपनी डॉटर की शादी करी प्रभावती की, मैरिड टू द वक्टका प्रिंस रुद्रसेन सेकंड। अब देखिए ये है पावर मूव। इंडियन सोशल सिस्टम में शादी, लड़की की शादी करना जो है वो एक वीक मूव है। मान लीजिए कहने का मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति अपनी लड़की किसी और के घर में ब्याह रहा है, मतलब जो लड़की वाली पार्टी है वो कमजोर है और जो लड़के वाली पार्टी है वो स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप एक स्ट्रांग अथॉरिटी हैं, स्ट्रांग शक्ति हैं, आप तब अपनी लड़की को किसी और के घर में दे रहे हैं तो आप उस पर एहसान कर रहे हैं, तो आप बहुत, मतलब किलिंग विद काइंडनेस वाला काम है। तो जब गुप्ता एम्पायर वक्टकों के साथ जो है वो अपनी लड़की शादी कर रहा है वहां पर, सो दैट मीन्स वो वक्टकों पर एहसान कर रहा है। तो वक्टकों को वो युद्ध कर कर नहीं जीत सकते, तो उन्होंने डिप्लोमेसी से जीत लिया, राइट। सो इसीलिए चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्यन का टाइटल जो है वो, या चंद्रगुप्त के साथ विक्रमादित्यन का टाइटल जुड़ गया। क्यों? क्योंकि नॉट विक्रमादित्य बट चक्रवर्तीन का टाइटल जो है वो जुड़ गया, ठीक है। क्यों? चक्रवर्ती का टाइटल कब जुड़ता है? जब पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट जिसके कंट्रोल में होता है। लेकिन सेंट्रल इंडिया तो नहीं था ना, सेंट्रल इंडिया क्या था, प्रभाव में था, है ना, क्योंकि वहां तो रिश्तेदारी बना ली थी। साउथ ईस्टर्न रीजन तक, पल्लव तक जो है वो ट्रिब्यूटरी थे, वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं थे, बट स्टिल उन्होंने अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट कह दिया है, ठीक है। एक सेंस में वो थे भी, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो ऑब्वियसली उनका था ही। His greatest victory was his victory over the Kshatrap या शाक क्षत्रप डायनेस्टी and annexation of their kingdom in western Malwa and Gujarat by defeating their last ruler रुद्रसिम्हा III। तो शाकों को हराया, जो वेस्टर्न क्षत्रप धरकर बैठे थे गुजरात मालवा। तो गुजरात मालवा से जितना भी ट्रेड है सिंध अरब के साथ, अफ्रीका के साथ, वो भी अब किसके कंट्रोल में आ गया? गुप्तों के कंट्रोल में, ठीक है। किसने किया ये काम? चंद्रगुप्त सेकंड ने, ठीक है। सो कॉन्क्वेस्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया, सो एक एक करके अब इन कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताता हूं, देखिएगा। हिज ग्रेटेस्ट विक्ट्री वाज हिज विक्ट्री ओवर द शाक क्षत्रप डायनेस्टी एंड एनेक्सेशन ऑफ देयर किंगडम इन द वेस्टर्न मालवा एंड गुजरात बाय डिफीटिंग देयर लास्ट रूलर रुद्रसिम्हा III। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये हमें कहां से पता चल रहा है? ठीक है, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्या है चंद्रगुप्त सेकंड के? चंद्रगुप्त सेकंड के सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री मुझे कमेंट में बताइएगा क्या है, ठीक है। The geographical location of Vaktaka kingdom allowed Chandragupta II to take opportunity to defeat the Western Kshatraps once and for all. So उसने जो वक्टके हैं उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस इसीलिए बनाया ताकि वो अब बिल्कुल चिल माइंड होकर क्षत्रपों को हरा सके, है ना, वेस्टर्न क्षत्रप को हरा सके, ठीक। He performed the अब देखिए, अब उसने हरा दिया सबको, अब किया उसने अश्वमेध यज्ञ। तो समुद्रगुप्त के बाद अब चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो क्या कर रहे हैं? अश्वमेध यज्ञ। एंड अज्यूम द टाइटल सकारी, जिसने साकार करके दिखाया, इसने साकों का संहार करके दिखाया, तो साकारी टाइटल जो है उसके साथ जुड़ा, मीनिंग डिस्ट्रॉयर ऑफ
साकाज आफ्टर हिज विक्ट्री। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा। Chandragupta II also adopted the title of Vikramaditya, which had been first used by Ujjaini ruler King Vikramaditya, जहां से मैंने बोला ना मल्लव शासक है, मालवा का शासक है, राइट, और यहां से जो है वो विक्रम एरा शुरू होता है। द टाइटल विक्रमादित्य जो है वो 16th सेंचुरी हेमू ने भी किया है ना, हिंदू सम्राट हेमचंद्र ने भी विक्रमादित्य का टाइटल लिया। तो इस तरह के 15, 16, 14 जो है वो क्या बोलते हैं विक्रमादित्य हुए हैं, जिसमें से सबसे प्रोमिनेंट है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरे चंद्रगुप्त। उज्जैन जो है वो चंद्रगुप्त के समय, उज्जैन बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल बनी। क्यों? क्योंकि गुजरात अब इनके कंट्रोल में था, तो गुजरात पर स्ट्रांग होल्ड रखने के लिए, वक्टकों पर स्ट्रांग होल्ड रखने के लिए, मालवा को कंट्रोल में रखने के लिए वहां पर एक कैपिटल होना जरूरी है, जो कि उज्जैन थी, राइट। उज्जैन बिकेम एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल सिटी एज, क्योंकि उज्जैन, देखिए उज्जैन जो है वो गुजरात को कनेक्ट कर रही है, ठीक है, दक्कन को, वक्टकों के अदर सिटीज को कनेक्ट कर रही है, ऊपर जो है वो दिल्ली द्वाब को कनेक्ट कर रही है, और इधर पाटलिपुत्र को, तो बिल्कुल बीच में है उज्जैन। तो उज्जैन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट सिटी बना इंडीड, राइट। और सेकंड कैपिटल आप कह सकते हैं गुप्तों की, एंड सून बिकेम द ऑल्टरनेटिव कैपिटल ऑफ द गुप्तास, दो पाटलिपुत्र कंटिन्यूड टू बी द कैपिटल। चंद्रगुप्त सेकंड इशूड अ वैरायटी ऑफ, अब इतना ट्रेड था तो गोल्ड कॉइन्स भी मिलेंगे, सो चंद्रगुप्त की हिस्ट्री हम डराइव करते हैं उनके गोल्ड कॉइन्स से भी, ठीक है, एक्सक्यूज मी। ड्यूरिंग विच रिफ्लेक्टेड द ग्रेट वेल्थ ऑफ द गुप्ता एम्पायर। सो ये चंद्रगुप्त का एम्पायर है, देखिए उसने नॉर्थ वेस्ट तक जो है वो कंट्रोल करना है, अभी इस रीजन को करेगा, देखिए अभी इस रीजन को वो अपना ट्रिब्यूटरी बनाएगा, ठीक है। गुजरात कंट्रोल में, बंगाल कंट्रोल में, ये रीजन जो है वो ट्रिब्यूटरी है। वक्टकों के साथ क्या किया उसने? मैट्रिमोनियल अलायंस, ठीक है। अदर कॉन्क्वेस्ट देखिए क्या क्या। आफ्टर फिनिशिंग हिज कैंपेन इन ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड प्रोसीडेड नॉर्थवर्ड्स, ही सब्जुगेटेड परसिका, ठीक है, एंड देन द हुनाज एंड द कंबोजास ट्राइब लोकेटेड इन वेस्ट एंड ईस्ट ऑक्सुस वैली रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहीं ऊपर ऑक्सुस रिवर है और ये क्या बोलते हैं अराल है, और ये ऑक्सुस दरिया है, राइट। ऑक्सुस दरिया के नीचे का जो रीजन है, इस पूरे रीजन को जो है वो हराया, बैक्टीरिया वाले रीजन को, और कॉन्कर करके अपना सब्जुगेशन में लेकर आया। ही ऑल्सो क्रॉस रिवर सिंध एंड कॉन्कर्ड बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया तक उसने हराया, कंबोजा को कंट्रोल में लेकर आया, परासिकाओं को कंट्रोल में लेकर आया, ठीक है। इवन कुषाण रूलिंग इन द रीजन वर सबड्यूड बाय हिम, कुषाणों को कंट्रोल में लेकर आया, देख रहे, बहुत इंपॉर्टेंट। चंद्रगुप्त सेकंड डिफीटेड कुषाण ऑल्सो, राइट। और चंद्रगुप्त सेकंड का कौन सा कुषाण शासक जो है वो कंटेम्पररी है? तो जवाब है आपका कनिष्क। विद दिस कॉन्क्वेस्ट द गुप्त एम्पायर एक्सटेंडेड इन द, अब ये देखिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था चंद्रगुप्त सेकंड के एम्पायर का लिटरेरी सोर्स क्या है, तो एक लिटरेरी सोर्स था फाहियान के डॉक्यूमेंट्स, मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया भी था, है ना। विद दिस कॉन्क्वेस्ट गुप्ता एम्पायर एक्सटेंडेड इन द वेस्ट एज फार एज वेस्टर्न मालवा, गुजरात एंड कठियावाड़। सो वेस्ट में क्या है? गुजरात अपने कंट्रोल में। नॉर्थ वेस्ट में क्या है? बियॉन्ड हिंदू कुश, बैक्टीरिया तक नॉर्थ वेस्ट में कंट्रोल में। दैट मीन्स नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो सिक्योर है, गुजरात सिक्योर है, बंगाल तो उनका अपना ही है खुद का, ठीक है। तो इस तरह जो है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो लैंड मास है, मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो मेनलैंड एरिया है, वो पूरा का पूरा गुप्तों के कंट्रोल में आ गया। उसको कंसोलिडेट कर लिया किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने, राइट। इन द ईस्ट इट इंक्लूडेड इवन ईस्टर्न बंगाल एंड इन साउथ नर्मदा रिवर फॉर्म द बाउंड्री, ठीक है। नर्मदा रिवर तक जो है वो बाउंड्री बनाई उन्होंने, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके नीचे जो है वो क्या है? वक्टकों के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस, और सदर्न ईस्टर्न राज्यों के साथ क्या किस तरह की व्यवस्था है? उनको ट्रिब्यूटरी बनाया गया, वो केवल ट्रिब्यूट देते हैं, उन पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अब फाहियान इसी समय भारत आए। फाहियान द फेमस चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। 9 साल भारत में रहे। आउट ऑफ हिज 9 years स्टे इन इंडिया ही स्पेंट 6 years इन गुप्ता एम्पायर, उसके अलावा बाकी कनिष्क के रीजन में, राइट, और अन्य रीजन में भी। द मेन पर्पज ऑफ हिज विजिट वाज टू सी द लैंड ऑफ बुद्धा एंड कलेक्ट बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम इंडिया। भारत आया, ठीक है, जितना भी बुद्ध के जो मतलब बुद्ध की लाइफ से जुड़े हुए और उसके बाद के जितने भी मंक्स रहे हैं उनकी लाइफ से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट बुद्ध श्राइन्स थी, वहां पर वो गए, और वहां पर जितने भी क्या बोलते हैं बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट उन्हें मिले,
उनको उन्होंने कन्वर्ट मतलब उनको ट्रांसलेट करवाकर डॉक्यूमेंट किया, ठीक है। He stayed in पाटलिपुत्र for 3 years studying संस्कृत and copying Buddhist texts, ठीक है। सो संस्कृत आप कहेंगे कि क्या है, कोर्ट लैंग्वेज है किनकी, या यस कोर्ट लैंग्वेज है गुप्तों की, ठीक है। He refers to Gangetic Valley as land of Brahmanism, again a very important source of history as well as सीधा मतलब फैक्चुअल नॉलेज है, फॉरेन ट्रेवलर्स ने दिया, ब्राह्मणिज्म का लैंड कहा उसने। तो दैट मीन्स मेजॉरिटी, क्योंकि वैष्णवाइट थे गुप्त, और वैष्णवाइट थे तो ब्राह्मणिकल कल्चर के अंडर थे ऑब्वियसली, और उनका मतलब जो स्टेट रिलीजन था वो वैष्णविज्म या ब्राह्मणिज्म है, राइट, ऑब्वियसली। अकॉर्डिंग टू हिम द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ एम्पायर वाज प्रॉस्परस, although his account is valuable in many respects, he did not mention the name of चंद्रगुप्त सेकंड। देखिए ये है, चंद्रगुप्त सेकंड का नाम उसने मेंशन नहीं किया क्योंकि वो पॉलिटिकल अफेयर्स में इतना जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन उसने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताया है गुप्त एम्पायर के, राइट। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल अफेयर्स, हिज इंटरेस्ट वॉज प्राइमरली रिलेटेड टू रिलीजन। तो ये है फाहियान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले शासक आएंगे चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कुमारगुप्त। अब कुमारगुप्त के समय से क्या आने शुरू हो गए भारत में, हुण आने जो है वो शुरू हो जाएंगे, ठीक। क्योंकि बैक्टीरिया वाले रीजन तक ना, देखिए यहां पर ना एक बफर वाला कॉन्सेप्ट इन्हें पता ही नहीं था, गलती ये कर देते हैं हमारे शासकों को, बफर का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में देखिए, नॉर्थ ये हिमालय, ठीक है, ये हिंदू कुश है, यहाँ पर बैक्टीरिया वाला रीजन है। हिंदू कुश को पार करके बैक्टीरिया वाले रीजन को जीता है, जबकि यहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स थी, उनके ऊपर थे हुण। ये जो ट्राइब्स हैं ये बफर की तरह काम कर रही थी, जब तक ये ट्राइब्स मौजूद थी हुण अंदर नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब इन ट्राइब्स को जीत लिया, और जब खुद चला गया चंद्रगुप्त सेकंड तो उसके सक्सेसर्स इस रीजन को कंट्रोल में नहीं रख सके, और अब ये रीजन कमजोर भी हो चुका है क्योंकि यहाँ से ट्राइब्स भी हट गई हैं, गुप्त कंट्रोल भी यहाँ पर लूज है, तो हुणों के लिए बहुत आसान हो गया इस रीजन से पार करके इंडिया में एंटर करना। तो बफर बनाने वाला जो सिस्टम है वो भारतीय शासकों को खास नॉलेज बफर बनाने की थी ही नहीं। ये जो बफर बनाने का कॉन्सेप्ट है, मतलब होगी लेकिन इतना प्रोफिशिएंटली उन्होंने बफर बनाने की कोशिश नहीं करी जिस तरह से हमें अंग्रेज बफर बनाते हुए नजर आते हैं। हर जगह बफर उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। आज तो दुनिया में हर देश के साथ जो है वो हर छोटे छोटे जो है वो बफर्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। कुमारगुप्त फर्स्ट, ऑल्सो नोन एज महेंद्रादित्य, एक का मतलब होता है ऑल्सो नोन एज, वॉज वन ऑफ द लास्ट ग्रेट एम्परर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। कुमारगुप्त फर्स्ट और फिर उसके बाद आएंगे स्कंदगुप्त, लास्ट ग्रेट रूलर। ही इश्यूड अ नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड हिज इंस्क्रिप्शन आर फाउंड ऑल ओवर गुप्ता एम्पायर। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, कुमारगुप्त के साथ जो पॉइंट जुड़ेगा वो ये है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन कुमारगुप्त ने रखी, विच एमर्ज्ड एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रेपुटेशन, ठीक है। और बुद्धिज्म खास तौर से जुड़ा रहा नालंदा के साथ, तो ये मैप आपने देखा ही है ना। He also performed the Ashwamedh sacrifice. At the end of his reign, the empire was managed by hordes of Pushyamitras and probably the tribal allied to Hunas, which were defeated by Crown Prince Skandagupta. तो कुमारगुप्त के समय से ही पुष्यमित्रा और उसके बाद हुण जो है वो एंटर करना शुरू कर दिया उन्होंने, जिससे कुमारगुप्त भी निपटा और फिर स्कंदगुप्त भी निपटा। लेकिन ये दो शासक तो हुणों को रोकने में कामयाब रहे, लेकिन स्कंदगुप्त के जाने के बाद जो है फिर वो कोई भी हुणों को नहीं रोक सका, राइट। ही फॉट सक्सेसफुली, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही फॉट सक्सेसफुली अगेंस्ट हुण। तो कुमारगुप्त फॉट सक्सेसफुली अगेंस्ट हुण एंड सेव्ड द एम्पायर। नेक्स्ट आएंगे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त वाज द सक्सेसर ऑफ कुमारगुप्त फर्स्ट, वाज लास्ट पावरफुल गुप्ता मोनार्क। इसके बाद गुप्ता एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ क्योंकि फ्यूडल कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के बॉर्डर्स जो हैं वो हुण ब्रीच कर चुके थे, अंदर एंटर कर चुके थे हुण, ठीक है। टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन ही हैड टू फाइट द पुष्यमित्रास एंड द हुण इन्वेजन, हाउएवर ही वाज सक्सेसफुल इन थ्रोइंग द हुन्स बैक। तो फॉर दिस पीरियड हुण जो है वापस चले गए, लेकिन एक बार बॉर्डर उनके लिए खुल गया तो स्कंदगुप्त के जाने के बाद कोई भी हुणों को नहीं रोक सका, राइट। तो ये है देखिए एम्पायर। तो ये बैक्टीरिया वाला रीजन है, ये देखिए ट्रिब्यूटरी है, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, इसलिए हुण यहाँ से अंदर एंटर कर सकते हैं। गुजरात और बंगाल जो है वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में है और ये ट्रिब्यूटरी रीजन है, ठीक है। उसके अलावा फाइनली ये मगध वाले रीजन में फिर से कंसंट्रेट हो जाएंगे, कौन,
जो भी मतलब गुप्ता हैं वो वापस मगध वाले रीजन में कंसंट्रेट हो जाएंगे, ठीक है, जो लेटर गुप्ता जिन्हें हम कहेंगे फिर। द गोल्ड कॉइन्स इशूड by the स्कंदगुप्त वर कंपैरेटिवली स्मॉल इन नंबर एंड ओनली ऑफ सिंगल टाइप। अब यहां पर स्कंदगुप्त के बारे में हमें पता चलता है कि उसकी इकोनॉमी कितनी वीक हो रही है और फ्यूडलिज्म का कितना गहरा असर स्कंदगुप्त पर पड़ रहा है, कि जो गोल्ड कॉइन स्कंदगुप्त छाप रहा है वो इम्प्योर हो चुके हैं, उसमें बहुत मिलावट है गोल्ड कॉइन्स में स्कंदगुप्त के, ठीक है। दे ऑल्सो शो डेप्रिसिएशन इन प्योरिटी ऑफ गोल्ड। स्कंदगुप्त डाइड इन 467 CE एंड was सक्सीडेड बाय हिज हाफ ब्रदर पुरुगुप्त। तो आफ्टर स्कंदगुप्त डेथ मेनी ऑफ सक्सेसर लाइक पुरुगुप्त, नरसिम्हागुप्त, बुद्धगुप्त, बालादित्य could not save the Gupta empire from Hun. Ultimately, the Gupta power totally disappeared due to the Hun invasion and later with the rise of Yashodharman या यशोवर्मन या यशोधर्मन इन मालवा। तो मालवा में यशोवर्मन आएंगे और जो रेमिनेंट्स है गुप्तों के उनको पाटलिपुत्र की तरफ धकेल देंगे और दिल्ली दोआब के एरिया को कंट्रोल में ले आएंगे, कन्नौज को अपने कंट्रोल में ले आएंगे, ठीक है। सिमिलरली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से कौन एंटर करता रहेगा? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से हुन एंटर करते जाएंगे और लूटते जाएंगे पाटलिपुत्र तक। तो जो लेटर गुप्ता है, पुरुगुप्त, नरसिम्हागुप्त, बुद्धगुप्त, बालादित्य, ये निकम्मे रूलर्स निकले, कंट्रोल नहीं कर सके हुनों को, ठीक है। तो दिस वाज द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ गुप्ता एम्पायर विद सम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी कवरिंग द इकोनॉमी, सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर, राइट। और आर्ट और आर्किटेक्चर ऑब्वियसली गुप्तों का हम कल्चर वाले पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा जिक्र तो हम करेंगे उसका, ठीक है। तो आई होप आपको गुप्तों का पॉलिटिकल एक्सपेंशन समझ आया होगा। पाटलिपुत्र से शुरू हुए और वापस पाटलिपुत्र पर आ गए अंत में, ठीक है। इस सेशन की पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी? चौहान_सर_हिस्ट्री टेलीग्राम चैनल पर। उसके अलावा अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो कोई भी कोर्स अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोड यूज करेंगे मेरा और आप पाएंगे 10% का डिस्काउंट और मुझे मिलेगा आपको सपोर्ट, राइट। इन वीडियोस को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। जो भी डाउट होता है आपका वो मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो खत्म करते हैं आज का हमारा सेशन, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।